स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, और केमिस्ट्री का कम बच्चों ये चैप्टर फिजिक्स का ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे आप इस चैप्टर को आगे चलकर डील करेंगे आप देखेंगे इसमें केमिस्ट्री तो लगभग न के बराबर ही लग रही है। कुछ एक पार्ट जो है बच्चों वो केमिस्ट्री का, अदरवाइज बाकी सारा पार्ट जो इसका है वो फिजिक्स का है। एंड आप जो भी कुछ अभी पढ़ेंगे वो सब कुछ बच्चों आगे चल के आपको फिजिक्स में पढ़ना है। फिजिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है जिसे हम बोला करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में बच्चों ये काफ़ी कुछ आपको डील करने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पर जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, आप मैटर वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी पोर्शन बच्चों ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में तो भी डील करेंगे, लेकिन फिजिक्स में और भी ज़्यादा डिटेल में हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें एटम। भाई जो किसी भी एलिमेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती है बच्चों वो बेसिकली एटम होती है, परमाणु होती है। भाई जिस तरह से दीवारें बनी हैं ब्रिक्स से, दीवारें जो होती है, कोई भी वॉल अगर आप लेते हो तो बच्चों वो ईंटों से बनी है, वो ब्रिक्स से बनी है। उसी तरीके से कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो बना है तो बच्चों वो बेसिकली एटम से बना है, परमाणु से बना है। और एटम जो है बच्चों वो भी कई सारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है। एक्चुअली में किसी ज़माने में ये सोचा गया था कि जो एटम है साहब वो तो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, एटम को आप और छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। बट लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व कि नहीं साहब, एटम इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ वेरियस स्मॉल पार्टिकल्स। कई सारे और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे एटम बना है। तो उन पार्टिकल्स के बारे में ही चलिए हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों आता है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे हम E- से बेसिकली रिप्रेजेंट किया करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसका चार्ज अगर मैं आपको बताऊं तो वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इट इज अ चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना बच्चों -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका जो मास है बच्चों दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और ये इसका मास है। और उसके बाद में बच्चों बारी आती है प्रोटॉन की। जो प्रोटॉन होता है वो क्या है बच्चों, प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक उतना ही चार्ज है बच्चों प्रोटॉन का जितना की चार्ज इलेक्ट्रॉन का था। और इसका जो मास है बच्चों दैट इज 1.6 इंटू 10⁻27 kg। एक्चुअली मैं डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक लिख रहा हूँ, हम चाहें तो डेसिमल के बाद 3-4 प्लेसेस तक भी लिख सकते हैं। सच आपको बुक्स में मिल जाएगा जिसमें 2-2, 3-3 प्लेसेस तक लिखा होता है, बट एक टेंटेटिव आइडिया हम लोगों को लग जाए, दैट्स इनफ। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों उसकी डिस्कवरी की गई थी सर जे थॉमसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है बच्चों वो सर जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। और जहां तक प्रोटॉन की बात है बच्चों तो प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है दैट वाज डन बाय गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की डिस्कवरी बच्चों गोल्डस्टीन ने की थी। ऐसा सच आप लोग नेट पे अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपको काफ़ी कुछ जो है ये मिलेगा कि प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। प्रोटॉन जो है बच्चों वो रदरफोर्ड के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ऐसा बुक्स में, ऐसा आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप लोगों ने मेरे ख्याल से जूनियर क्लास में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल शायद पढ़ा हो, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट अगर आपने पढ़ा है बच्चों तो आपने थोड़ा बहुत उसके बारे में ध्यान होगा। अदरवाइज वैसे हम इस चैप्टर में फिर से एक बार पढ़ेंगे। तो जनरली इंटरनेट पर जो आपको मिलेगा बच्चों वो रदरफोर्ड मिलेगा, बट हमारी इंडियन जितनी भी बुक्स हैं बच्चों जनरली वो यही बिलीव करती हैं कि प्रोटॉन जो है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। और ये प्रोटॉन का मास है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। यदि आप इन दोनों के मासेस का रेशो निकालते हैं बच्चों, जो कि एक महत्वपूर्ण बात होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मासेस का रेशो, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन, m इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मास, ये आप लोग जानते हैं बच्चों, और p स्टैंड्स फॉर मास ऑफ प्रोटॉन, m रिप्रेजेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो द रेशो यू विल फाइंड इज इक्वल टू बच्चों 1836:1। इनके मासेस का जो रेशो है बच्चों वो कुछ है 1836:1। कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि प्रोटॉन इज मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी है, बहुत ज्यादा हैवी है। और कितना हैवी है? 1836 टाइम, ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स यू कैन से। इट मींस दैट द मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन बच्चों इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा भारी है।
2000 गुना, लगभग 2000 टाइम्स, 1836 टाइम्स, जो कि अपने आप में एक अच्छी अप्रिशिएबल क्वांटिटी होती है। उसके बाद में बच्चों हम बारी आती है न्यूट्रॉन की। अभी न्यूट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल। एक्चुअली नाम ही इसको न्यूट्रॉन इसलिए दिया गया बच्चों क्योंकि वो न्यूट्रल है, इट डजंट कैरी एनी चार्ज इलेक्ट्रिकली, इट डजंट कैरी एनी चार्ज, द चार्ज प्रेजेंट ओवर न्यूट्रॉन इज 0 एंड इट्स मास इज बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, समवट उतना ही जितना कि प्रोटॉन का मास होता है। प्रोटॉन का मास भी इतना ही है जितना कि न्यूट्रॉन का मास है, और इससे खोजा गया था बच्चों किसके द्वारा? चैडविक के द्वारा। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। और सच तो हम देखें, हम लोग हमारी सहूलियत के लिए, हमारी सरलता के लिए हम लोग ये मान लिया करते हैं कि साहब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस इक्वल हैं। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। आई डू नॉट से कि भैया प्रोटॉन भी उतना ही भारी है जितना कि न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन उतना ही भारी जितना कि प्रोटॉन। एक्चुअली में अगर देखा जाए बच्चों तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा भारी होता है। न्यूट्रॉन इज बिट हैवियर देन प्रोटॉन। मैं उसको और सरल भाषा में बोलूँ बच्चों तो इलेक्ट्रॉन में यदि आपने प्रोटॉन को मिला दिया, यदि आपने इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन को मिला दिया बच्चों, तो जाके न्यूट्रॉन बनता है। इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन मिला दिया बच्चों तो जाके न्यूट्रॉन बनता है। ऑब्वियसली अगर प्रोटॉन में आप कुछ और मास ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका मास बच्चों और भी ज़्यादा आएगा। इट इज़ वाई वी से दैट न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो है बच्चों वो प्रोटॉन से हल्का सा, तनिक सा भारी है। तनिक सा कैसे बच्चों? प्रोटॉन का मास अगर जैसे इसका मास m है तो ये 1836 m होगा। भाई आपने देखा ना कि प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। सो इफ इट्स मास इज m देन इट्स मास इज 1836 m। 1836 m और टोटल हो जाएगा बच्चों 1837। तो 1836 और 1837, भाई ये m है, ये 1836 m है और ये 1837 m है। So there is not a very big deal, or you can say very big kind of difference between these two quantities. These two can be considered as almost approximately equal. तो ये बच्चों न्यूट्रॉन के बारे में बात है। उसके बाद में हम अगला अगर पार्टिकल अगर हम और बात करें बच्चों, तो उसके बाद में हमारे पास में जैसे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है बच्चों, जो उसका कोर पार्ट होता है, उसका जो केंद्रीय भाग होता है बच्चों, उससे हम नाभिक कहा करते हैं। और न्यूक्लियस जो है बच्चों, न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और न्यूक्लियस की खोज तो बच्चों बिना किसी डाउट के रदरफोर्ड ने ही की थी। रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉयल का एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही ऑब्जर्व्ड कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है बच्चों, मैं उसे करेक्शन कर देता हूं, और वैसे मेरी आदत है स्पेलिंग्स में मिस्टेक करते रहने की। एनीवेज, सो न्यूक्लियस की खोज बच्चों रदरफोर्ड ने की थी। तो ये मेनली 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है बच्चों एटम के। एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। किसी जमाने में माना गया था कि एटम सबसे छोटा है, एटम्स को आप और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, पर बाद में प्रायोगिक रूप से ये पाया गया, इस बात की पुष्टि हुई कि नहीं साहब, एटम में इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉट्स ऑफ पार्टिकल्स। और यही 3 पार्टिकल नहीं होते, इसके अलावा और भी पार्टिकल्स है बच्चों। इसके अलावा आप अगर इसमें देखेंगे तो बच्चों मेसॉन्स होते हैं, पाई मेसॉन्स होते हैं, म्यूऑन्स होते हैं, म्यूऑन। उसके अलावा बच्चों इनमें न्यूट्रिनो होते हैं, इनमें एंटी न्यूट्रिनो होते हैं। ये बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे बच्चों तो वी विल सी दैट एटम इज मेड ऑफ वेरियस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक कोई पार्टिकल नहीं होता, कई सारे पार्टिकल कणों से मिलकर बना होता है ये। तो ये मैंने कुछ लिखे हैं बच्चों। इसके अलावा आप और भी सच बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर अगर आप देखें बच्चों तो आपको और भी कुछ पार्टिकल्स डील करने को मिलेंगे आगे चल के। पॉजिट्रॉन है तो न्यूट्रॉन है तो अल्फा पार्टिकल है। We will study lots of particles, but this time आप इतना समझ लें कि ये 3 मेन पार्टिकल्स है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 मेनली पार्टिकल्स होते हैं बच्चों। और हम लोग जानते हैं कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है बच्चों वो है नाभिक, जिसे खोजा गया था रदरफोर्ड के द्वारा। और इस एटम के नाभिक में बच्चों होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इसके नाभिक में बच्चों न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, जिनको कलेक्टिवली हम लोग बच्चों न्यूक्लियस
न्यूक्लियन भी कहते हैं। वी यूज टू कॉल देम न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस। नाभिक के घटक कणों को बच्चों, चूंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ये तो आप जानते हैं कि बच्चों की इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फाउंड इन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों उनके बाहर होते हैं। जो कोई पार्टिकल्स न्यूक्लियस का निर्माण कर रहे हैं बच्चों, जो कोई पार्टिकल नाभिक के भीतर है, नाभिक के अंदर है बच्चों, उन्हें हम लोग कलेक्टिवली न्यूक्लियन कहते हैं। और बच्चों जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग कहा करते हैं बच्चों एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम बोला करते हैं एटॉमिक नंबर, जिसे हम जनरली बच्चों जेड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअली में यहाँ पर कई बार किसी किसी के दिमाग में आता है कि हम लोग इतना तो जानते हैं कि हाउ मैनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन दी एटम, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो प्रेजेंट। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कई लोग जानते हैं। न्यूट्रल एटम की बात करी जा रही है। ऐसा ये कहा जाता है व्हाई एटम इज अ होली न्यूट्रल। एटम एक न्यूट्रल क्यों, एटम न्यूट्रल क्यों होता है? बिकॉज वी नो दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर, सो इट डजंट कैरी एनी नेट चार्ज। बिकॉज एज वी कैन सी दैट व्हाट इज द चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज कैरिड बाय प्रोटॉन, ओनली डिफरेंस इज दैट दे बोथ आर अपोजिटली चार्ज्ड। दोनों विपरीत रूप से आवेशित होते हैं, एक पर ऋणात्मक है, एक पर धनात्मक है बच्चों। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर है, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक नंबर क्यों नहीं कहा गया? भाई एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो फिर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को जब एटॉमिक नंबर बोल सकते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं? तो बच्चों उसके पीछे एक सिंपल सी व्यवस्था है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इजीली चेंज कर सकते हैं। हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन मिला सकते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। आप उसमें से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, आप उसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स को मिला सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में आप फेरबदल कर सकते हैं बच्चों, जबकि आप प्रोटॉनों की संख्या में फेरबदल नहीं कर सकते। बिकॉज जो न्यूक्लियस होता है बच्चों वो एक बहुत स्टेबल यूनिट होती है। इट इज अ वेरी स्टेबल यूनिट, एंड सिंस इट इज अ वेरी स्टेबल यूनिट इट इज नॉट इजीली टू डिस्टेबलाइज दैट और यू कैन से टू ब्रेक दैट। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इनसाइड द न्यूक्लियस? You people are not able very easily to change those particular number of protons. It is why हम लोग बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या में फेरबदल कर लेते हैं, कई बार करते हैं, लेकिन प्रोटॉनों में नहीं कर पाते। इसीलिए हम बोलते हैं कि साहब एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह दीजिए। और इसी तरीके से बच्चों जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं बच्चों प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, हाउ मैनी प्रोटॉन्स आर देयर, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर देयर, उसमें जितने प्रोटॉन है बच्चों, जितने न्यूट्रॉन है, उन दोनों की संख्या का जो सम होगा बच्चों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो सम होगा बच्चों, ऑब्वियसली एज वी टोल्ड अर्लियर दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू न्यूक्लियॉन्स होते हैं। सो एज यू कैन से दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बच्चों हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों की संख्या का जो सम होता है बच्चों उसी को वो क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियन है तो दोनों की संख्या मतलब न्यूक्लियन की संख्या। एंड दिस इज इक्वल्स टू बच्चों एटॉमिक मास नंबर। इससे हम क्या बोला करते हैं बच्चों, इससे हम लोग एटॉमिक मास नंबर कहते हैं, या फिर केवल और केवल मास नंबर भी कहा जाता है, और इसे बच्चों कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे बच्चों वो एटॉमिक मास नंबर होगा या फिर मास नंबर होगा, जिसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और आप नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोल दीजिए या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियन बोल दीजिए, उन दोनों की संख्या का योग सम धन जो होता है बच्चों दैट इज इक्वल्स टू ए मास नंबर। मास नंबर ऑब्वियसली दिस इज एन इंटीजर, बट बिकॉज जो प्रोटॉन होंगे जो न्यूट्रॉन होंगे बच्चों वो हमेशा होल नंबर में होंगे, हमेशा पूर्णांक में होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा अधूरा प्रोटॉन हो, आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन हो या आधा अधूरा न्यूट्रॉन हो। दे विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ होल नंबर अमाउंट, वो हमेशा एक होल नंबर अमाउंट में होंगे बच्चों। और चूंकि वो हमेशा होल नंबर अमाउंट में होंगे इसीलिए बच्चों जो मास नंबर होता है वो एक इंटीजर होता है।
जहां तक एटॉमिक मास का सवाल होता है बच्चों, एटॉमिक मास जिसे आप एटॉमिक मास यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, AMU में, या फिर आप लोग बच्चों ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं जिसे आप ग्राम में कैलकुलेट किया करते हैं, वो एक अलग बात है, दैट में बी अ फ्रैक्शनल नंबर। भाई एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है वही जो एटॉमिक मास होता है वो होता है कोई भी एलिमेंट कार्बन 12 के कंपेरिजन में, कार्बन 12 के 1/12 के कंपेरिजन में कितना भारी है उसे हम बोला करते हैं एटॉमिक मास। और इसी तरीके से बनता है बच्चों ग्राम एटॉमिक मास, तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन राइट नाउ वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास नंबर। This is a purely an integer because it is equals to actually quantity which is always a whole number. So number of proton plus number of neutron जो होंगे बच्चों से आप एटॉमिक मास नंबर बोलेंगे या केवल मास नंबर बोलेंगे, जिसे आप कैपिटल A से व्यक्त करेंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो है बच्चों उसे हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम, अच्छा अब हमने देख लिया कि प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियनों की संख्या को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है बच्चों उसे मैं बता रहा हूं। यहां देखिएगा, हम किसी भी एलिमेंट को लिखने का तरीका होता है बच्चों ZXA। ये किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बच्चों। Z जो है वो है एटॉमिक नंबर, A जो है बच्चों वो है मास नंबर, और X जो है बच्चों वो उसका सिंबल है। सिंबल जैसे हम लोग जानते हैं बच्चों, लिथियम का सिंबल Li होता है, पोटेशियम का K होता है, सोडियम का Na होता है, कैल्शियम का Ca होता है, आयरन का Fe होता है। तो जो भी उसका सिंबल है बच्चों, X यहाँ पर एक्चुअली उसका चिन्ह है, उसका सिंबल है। Z क्या बच्चों, एटॉमिक नंबर, जेड एटॉमिक नंबर है, ए उसका मास नंबर है और एक्स उसका सिंबल है बच्चों। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, या फिर बच्चों एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी होता है। दिस इज आल्सो वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट। इवन बच्चों आप कुछ कुछ पुस्तकों में संभवतः एलिमेंट को ऐसा भी लिखा हुआ पाएंगे। आप एक बात समझ लीजिए बच्चों, इट इज इमटेरियल कि आप लेफ्ट हैंड पर लिख रहे हैं, राइट हैंड पर लिख रहे हैं, लेकिन एक बात कंफर्म है बच्चों, हमेशा एटॉमिक नंबर नीचे यानी कि सब स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, और जो ए होगा बच्चों वो हमेशा ऊपर यानी कि सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। आई रिपीट, भाई हम इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने लेफ्ट में लिखा है या राइट में लिखा है। द थिंग इज दैट एटॉमिक नंबर एक स्टैंडर्ड नोटेशन है बच्चों, कि जो एटॉमिक नंबर होगा उससे आप सबस्क्रिप्ट यानी कि बॉटम में लिखेंगे, और ए मास नंबर को आप ऊपर यानी कि सुपर स्क्रिप्ट में लिखेंगे बच्चों। ये एक सामान्य व्यक्त करने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, अगर आपने इसमें से कुछ भी कॉपी करना है बच्चों तो वीडियो को पॉज करके आप कॉपी करें, और कॉपी करना भी चाहिए, आपको उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से याद भी रह पाएगा बच्चों। देखने से समझ में आता है, हम केवल बुक पढ़ते हैं तो भी हमको कुछ कुछ समझ में आता है, लेकिन लेक्चर सुन लेने से ऑब्वियसली ज़्यादा समझ में आता है, और लिखने से और ज़्यादा। एनीवेज, सो बच्चों ये तो हम लोगों ने अभी बात करी एटॉमिक नंबर की, मास नंबर की। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। इसी पर हम एक काम करते हैं बच्चों, कुछ आसान सी बात कर लेते हैं। चलिए, हमें दे रखा है बच्चों एक एलिमेंट 11 सोडियम 23। हमें एक एलिमेंट दे रखा है बच्चों, हमसे पूछा है कि इस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन दिस यूनिट, इन दिस एलिमेंट। अब चाहे तो वीडियो को क्षणिक देर के लिए बच्चों पॉज करके भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, इसमें प्रोटॉन पूछे, इलेक्ट्रॉन पूछे, न्यूट्रॉन पूछे। तो प्रोटॉन कितने होंगे बच्चों, इस मैं कंपेयर करता हूं बच्चों ZXA से। तो Z की वैल्यू बच्चों 11 है। हाउ मैनी प्रोटॉन्स आर देयर, दैट इज Z। कितने प्रोटॉन्स है बच्चों, वो Z है, और उसकी वैल्यू 11 है। और A जो है बच्चों उसकी वैल्यू 23 है। तो ये Z प्लस N इज इक्वल्स टू 23। भाई व्हाट इज मीन्ड बाय मास नंबर? मास नंबर इज बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का सम। और Z बच्चों 11 है, न्यूट्रॉन हमको नहीं पता। यहाँ पर बच्चों यदि मैंने n निकाला तो n कितना आ जाएगा बच्चों 12। भाई आप ये जानते हैं कि ये A होता है मास नंबर विच इज बेसिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का सम बच्चों कहलाता है मास नंबर। तो Z तो बच्चों 11 था, n जो है बच्चों वो नहीं पता था, सॉल्व किया। n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ चुकी बच्चों, n की वैल्यू इस तरीके से आपके पास में आ चुकी 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स का जहां तक सवाल है बच्चों तो वो होंगे 11। नेचुरली इट इज अ न्यूट्रल एटम, और न्यूट्रल एटम है, उदासीन परमाणु है बच्चों, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये बड़ी सहजता से हमारा काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से सभी को ये बात समझ में आ चुकी होगी हमने क्या करा। हम एक काम करते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, हमें दे रखा है बच्चों 3Li7, ये एलिमेंट दे रखा है बच्चों। हमें पूछा है इसके नाभिक में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड इट न्यूक्लियस। कर भी लिया होगा शायद इतनी देर में कुछ लोगों ने बच्चों। इसका जड़ कितना होगा? इसका जड़ है बच्चों 3, एटॉमिक नंबर है 3। इट मींस दैट इट डज कंटेन 3 प्रोटॉन्स। हाउ मेनी प्रोटॉन्स इट डज कंटेन? ये बच्चों 3 प्रोटॉन रखता है, तो जड़ की वैल्यू 3 आ गई। और जहां तक मास नंबर का सवाल है बच्चों वो 7 है। और मास नंबर क्या होता है बच्चों? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच इज इक्वल टू दिस। अभी जड़ की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुझे मालूम करने हैं। इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। तो प्रोटॉनों की संख्या 3 आ गई, न्यूट्रॉनों की संख्या 4 आ गई। एंड बीइंग अ न्यूट्रल एटम बच्चों, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन 3, न्यूट्रॉन 4 और इलेक्ट्रॉन 3। शायद अधिकतर लोगों ने कर लिया होगा, सुनते से समझ गए होंगे कि हाँ कुछ ऐसा ऐसा प्रोसीड करना। पर अगर आपने ऐसा प्रोसीड करा बच्चों तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। ऐसा क्यों बच्चों? आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुने तो आपने पिछले क्वेश्चन में कहा था इस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस बार बच्चों मैंने हल्का सा क्वेश्चन में ट्विस्ट मारा है कि मैंने उसके न्यूक्लियस में पूछा बच्चों कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है। सो ऑफ कोर्स न्यूक्लियस में इतने प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस में इतने न्यूट्रॉन्स हैं बच्चों। पर एक बात आप जरूर जानते हैं, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। नाभिक के भीतर बच्चों कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। There is no electron inside the nucleus बच्चों। So if the people are asking that how many electrons are inside the nucleus, I would say definitely it is equals to 0. Of course there are proton, there are neutron. Of course if somebody is asking me about the atom, I would say yes, there are 3 neutrons or 3 electrons. I would say definitely. But the people are not asking me the element. Actually वो बच्चों मुझसे पूछ रहे हैं कि एटम में नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं बच्चों वो न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये एक छोटी सी बात है बच्चों जो बहुत से लोग बाई चांस गलत कर जाते हैं, मैंने देखा है बच्चों। तो ये हमारे पास में जो है बच्चों इसका हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक और काम करें बच्चों की, हमें ऐसा बोला है कि कोई एलिमेंट है x, सपोज कीजिए कोई एलिमेंट है x, ये लीजिए इस तरह से दे रखा है बच्चों। हमें बोल रखा है कि x3 माइनस आयन, x3 माइनस आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें बोला है बच्चों इस एलिमेंट x3 माइनस आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें बच्चों 8 प्रोटॉन्स हैं। क्या कहा गया बच्चों आपसे क्वेश्चन में? आपसे ये कहा है बच्चों कि इस एलिमेंट में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 8 एक सेकंड, इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं। ये आपसे कहा है बच्चों। बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। आपको बोल रखा है x3 माइनस आयन डज कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। इसका एटॉमिक नंबर बताइए और इसका मास नंबर बताइए, दोनों एटॉमिक नंबर और मास नंबर। मेरी को बच्चों सलाह रहेगी कि थोड़ी देर तनिक क्षण मात्र के लिए वीडियो को पॉज करके करें। तो देखिए सबसे पहली बात बच्चों ये x3 माइनस, इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब ये बच्चों कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे। एक्चुअली में जब कभी कोई एलिमेंट बच्चों इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अगर कोई एलिमेंट बच्चों इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर बच्चों नेगेटिव चार्ज आता है। व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन देन इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। और बच्चों यदि अगर किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया तो संभवतः ये भी आप जानते होंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इफ एन एलिमेंट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन देन इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इफ इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। और अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1, 2 गेन करेगा तो -2, 3 गेन करेगा तो -3। गेन करना मतलब नेगेटिवली चार्ज होना। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग गेन्ड अकॉर्डिंगली नेगेटिव चार्ज इज जनरेटेड बच्चों में भी -1। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो -1, 2 गेन करे तो -2, 3 गेन करे तो -3, 1 डोनेट करा तो +1, 2 डोनेट करे तो +2 और 3 डोनेट करे बच्चों तो +3।
अब यहाँ पर ये 3 माइनस मतलब बच्चों इसने 3 गेन करे हैं, एंड आफ्टर गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इट इज हैविंग टोटली 10 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेने के बाद बच्चों इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ओरिजिनली इट डज हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली, मतलब एटॉमिक फॉर्म में। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं या डोनेट कर देते हैं, देन इट डजंट रिमेन एन एटम, इट बिकम्स एन आयन, and if it is gaining electron it is negatively charged, and such ion is known as बच्चों a negative ion, or you may say an ion। लेकिन अगर बच्चों उसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया तो बच्चों फिर वो बनता है पॉजिटिव आयन, और इन अदर लैंग्वेज आई कैन से बच्चों दिस इज कैट आयन। सो व्हाट डज हैपन बच्चों, इस केस में वो एन आयन होगा, ये कैट आयन होगा। अभी दिस इज नेगेटिवली 3 चार्ज्ड एन आयन, तो आफ्टर गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इट इज हैविंग टोटली 10 इलेक्ट्रॉन्स। So originally I may say that it was having 7 electrons. So originally मतलब when it was existing in the atomic form, this time it is not in atomic form, this is actually existing in the ionic form। तो बच्चों ionic form में atomic form में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि 3 गेन करने के बाद में 10 हो गए। तो बच्चों ये इसका एटॉमिक नंबर जो होगा बच्चों naturally that would be equals to 7, because in atomic form how many electrons are there, same number of protons are there, and if it does contain 7 electron it will contain बच्चों 7 protons। So mass number would be equals to बच्चों Z plus N, which is naturally equals to 7 plus 8 gives me the summation, the final answer would be equals to 15 बच्चों। So this would be the mass number। द्रव्यमान संख्या बच्चों इसकी जो आएगी वो 15 आएगी, और एटॉमिक नंबर इसका कितना बच्चों, लाजमी है 7 है। तो ये आपके पास में एटॉमिक नंबर आ गया बच्चों, और ये मास नंबर आ गया। होप आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न हम और अच्छे से कर लेते हैं बच्चों, जिससे हमें और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ऐसा ही बच्चों हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ये लीजिए कोई एलिमेंट है बच्चों Y डबल प्लस दे रखा बच्चों, और हमसे बोल रखा है बच्चों कि इसका एटॉमिक नंबर है 15, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं बच्चों, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं मान लीजिए 14। आपको ये दे रखा बच्चों कि ये एक एलिमेंट है, ये एक आयन है Y डबल प्लस, जिसका एटॉमिक नंबर कितना बच्चों 15 है, और इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं बच्चों 14 हैं। आपसे पूछा है बच्चों इसका इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट डज कंटेन, और सेकेंडली बच्चों इसका मास नंबर भी बता दीजिए, दोनों कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका मास नंबर क्या है। तो भैया देखिए मास नंबर का जहाँ तक सवाल है, मास नंबर तो बच्चों सिंपली 15 प्लस 14 यानी कि 29 आएगा। विदाउट एनी आर्ग्यू आई कैन से श्योरली इट इज इक्वल टू 29, बट द थिंग इज दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट डज कंटेन। बच्चों न्यूट्रल फॉर्म में या एटॉमिक फॉर्म में अगर इसमें 15 प्रोटॉन थे तो लाजमी है 15 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। भाई एटॉमिक फॉर्म में हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एंड द चार्ज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द चार्ज कैरीड बाय प्रोटॉन। सो आई मे से बच्चों कि हाँ साहब इसमें 15 ही इलेक्ट्रॉन थे और 15 ही प्रोटॉन थे, बट +2 मतलब बच्चों इट हैज रिलीज्ड 2 इलेक्ट्रॉन, और जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए बच्चों तो 15 - 2 यानी कितने आ गए बच्चों 13 प्रोटॉन्स। 15 - 2 मतलब कितना बच्चों 13 प्रोटॉन। तो 13 प्रोटॉन इसमें आ जाएंगे बच्चों, सॉरी प्रोटॉन तो 15 ही हैं बच्चों, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 13। क्यों? क्योंकि देखिए एटॉमिक नंबर कितना 15, मतलब प्रोटॉन कितने 15, न्यूट्रॉन 15 प्रोटॉन तो 15 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन +2 चार्ज का मतलब बच्चों ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। तो ओरिजिनली इट हैड 15 इलेक्ट्रॉन्स अनडाउटेडली बच्चों, बट सिंस इट इज डाई पॉजिटिव चार्ज्ड इट इज व्हाई कैन से दैट इट हैज रिलीज्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इफ इट हैज रिलीज्ड 2 इलेक्ट्रॉन द नेट चार्ज कैरीड बाय then how many electrons are remaining now, naturally 15 - 2 that is 13 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इसमें 13 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और मास नंबर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी सर 15 प्रोटॉन थे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, atomic number will still remain 15 because atomic number is simply number of protons. Immaterial how many electrons you have removed, how many electrons you have added, it is simply immaterial. So the thing is that बच्चों अगर इसमें 15 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 15 ही रहेगा। भाड़ में जाए कि मैंने उसमें इलेक्ट्रॉन मिला दूं या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लूं।
और मास नंबर का जहाँ तक सवाल है बच्चों, तो फिर वो ये प्लस ये हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है बच्चों इसको प्रोसीड करने के लिए। एनीवेज, सो बच्चों ये हम लोगों ने एक बहुत बेसिक जो है उसके बारे में बात करी कि क्या एलिमेंट में, एटम में क्या क्या है, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर हैं बच्चों। और ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आगे हम लोग पढ़ेंगे भी सही, बट एक छोटा सा एक उसका प्रीफेस बन जाए, एक छोटी सी रूपरेखा बन जाए, एक्जैक्टली वही हम बात कर रहे हैं। मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ बच्चों ये हम लोग जूनियर क्लास में भी पढ़ चुके हैं। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए। और हम यहाँ पर बात करें बच्चों अब आइसोटोप के बारे में। वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट आइसोटोप्स, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है बच्चों समस्थानिक। मैं जो भी शब्द इंग्लिश में लिखता हूँ मेरा प्रयास ये होता है बच्चों कि मैं उनका हिंदी अनुवाद भी बता दूँ। दीज आर आइसोटोप्स। आइसोटोप जिन्हें हिंदी में बच्चों समस्थानिक कहा जाता है। एक्चुअली में बच्चों दिस वर्ड इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। आइसो एक बहुत कॉमन सा टर्म है बच्चों जो साइंस में बहुत ज्यादा यूज होता है। फिजिक्स में देखेंगे आप, केमिस्ट्री में देखेंगे, ढेरों जगह पर आइसोकोरिक, आइसोमेट्रिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोटोप, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोबार्स, कई जगह पे यूज होता है बच्चों। आइसो का मतलब होता है सेम, जिसे दूसरी भाषा में बच्चों आइडेंटिकल भी कहा जाता है, एक समान भी कहा जाता है। और टोप का मतलब होता है बच्चों प्लेस या फिर पोजीशन। आइदर यू से प्लेस और यू में आल्सो से बच्चों पोजीशन। अभी मैं इनका पहले एग्जांपल बताता हूं फिर आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा बच्चों। ऐसे एलिमेंट्स बच्चों जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, दोज एलिमेंट बच्चों जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर सेम हो मतलब जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, लेकिन बच्चों जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। ऐसे एलिमेंट बच्चों जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है लेकिन जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो। एंड ऑब्वियस सी बात है बच्चों अगर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, प्रोटॉन तो सेम है लेकिन एन डिफरेंट है, तो ये सेम है बच्चों लेकिन ये डिफरेंट है, तो इन दोनों का जो समेशन होगा बच्चों वो भी डिफरेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जड़ तो सबका सेम हो गया लेकिन n डिफरेंट है, तो इन दोनों का जो समेशन आएगा दैट वुड आल्सो गिव अस अ डिफरेंट एडिशन। सो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, डिफरेंट मास नंबर हो जाएगा। ऐसे एलिमेंट बच्चों जिनमें प्रोटॉन सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, मास नंबर जिनका डिफरेंट हो बच्चों, उन्हें हम बोला करते हैं आइसोटोप, समस्थानिक। जैसे एग्जांपल के तौर पर बच्चों आप ये देखें 6C12, 6C12 और बच्चों आप देखें 6C13 और आप देखें बच्चों 6C14। ये लीजिए साहब, इनका एटॉमिक नंबर कितना बच्चों, एज यू कैन सी सब में एटॉमिक नंबर 6 है। आप देखिए ना, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक नंबर ना। एटॉमिक नंबर के बारे में बोला जाए बच्चों तो 6, 6 और 6। और मास नंबर के बारे में बोला जाए बच्चों दिस इज कंटेनिंग 12, दिस इज 13 एंड दिस इज 14। तो मास नंबर इनके डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सबके सेम है। भाई एटॉमिक नंबर इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, लेकिन मास नंबर बच्चों इसमें 12 है, इसमें 13 है, इसमें 14 है। और इस बेसिस पर बच्चों अगर आप न्यूट्रॉन की क्वांटिटी निकालें तो न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं भैया, न्यूट्रॉन निकलते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। और तो 12 माइनस 6 बच्चों 6, 13 माइनस 6 बच्चों 7, 14 माइनस 6 बच्चों 8। आई रिपीट, इसमें एटॉमिक नंबर कितना बच्चों 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अगर मैं मास नंबर देखूँ तो इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। तो 12 माइनस 6 6, 13 माइनस 6 7, 14 माइनस 6 बच्चों 8। तो ये आपके पास में क्या आ गए बच्चों, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट देयर मास नंबर्स आर डिफरेंट, देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। सच एलिमेंट्स आर नोन एज बच्चों आइसोटोप। इन्हें आप समस्थानिक कहते हैं। Those elements which contain same number of proton but different number of neutrons and different mass numbers, which if they have then those elements are known as बच्चों isotope. This is one example. Let me take another example. This is 17 chlorine 35 and this is 17 chlorine 37.
नाउ यू सी दीज एग्जांपल बच्चों, एज यू कैन सी देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 17। अब दोनों में बच्चों प्रोटॉनों की संख्या 17 और 17 होगी, और दोनों में बच्चों मास नंबर जो है वो 35 है, वो 37 है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या यदि आप निकालेंगे बच्चों तो 18 है, यहाँ पर 20 है। अब पहले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने बच्चों 18, और दूसरे में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने बच्चों 20। आई रिपीट भाई, दोनों में प्रोटॉन कितने 17 और दोनों में न्यूट्रॉन कितने बच्चों, इसमें न्यूट्रॉन आएंगे 18 और इसमें न्यूट्रॉन्स आएंगे 20। होप आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी। तो ये ऐसे एलिमेंट्स है बच्चों जिनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन जिनके मास नंबर जो है बच्चों डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिनके डिफरेंट है। और एक और उदाहरण ले लेते हैं, चलिए हम लेते हैं बच्चों यहाँ पर 1H1, फिर बच्चों 1H2, फिर बच्चों 1H3। अभी आप इन एलिमेंट्स को देखिए बच्चों, एज यू कैन सी ये सभी के एटॉमिक नंबर बच्चों सेम है, 1 1 1, तीनों में सेम है बच्चों। मास नंबर अगर आप देखें तो पहले का मास नंबर 1 है, दूसरे का मास नंबर 2 है, तीसरे का मास नंबर 3 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि हम देखें बच्चों तो इसका मास नंबर 0, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, इसके 1 है और इसके 2 है। भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने का तरीका सिंपली मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास में क्या आ गए बच्चों, ये हमारे पास में आ गए साहब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं बच्चों जिनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन जिनके मास नंबर डिफरेंट है, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, चलिए 19 टू यूरेनियम 235 और बच्चों 92 यूरेनियम 238। नाउ यू सी दीज एटम्स have 92 protons and 92 protons। मास नंबर बच्चों इनका 235 और इसका 238। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आप निकालेंगे बच्चों देन दिस इज 143 एंड दिस इज 146। सो दीज आर द एलिमेंट्स बच्चों जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन जिनका मास नंबर डिफरेंट है, जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट जो होते हैं बच्चों उन्हें आप आइसोटोप कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे ये एलिमेंट्स बच्चों, ये आइसोटोप्स हैं। जैसे ये बहुत पॉपुलर बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे शायद, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ड्यूटेरियम, दिस इज ट्रीटियम। ट्रीटियम बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। इनके बारे में भी संभवतः आप जानते होंगे बच्चों, दीज आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ रेडियो एक्टिव स्पीशीज। ये भी रेडियो एक्टिव स्पीशीज के ही एग्जांपल हैं बच्चों, और ये हमने लिए, ये भी आइसोटोप्स हैं। तो ऐसे एलिमेंट बच्चों जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, विच कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन विच हुज मास नंबर आर डिफरेंट बच्चों, उन्हें हम आइसोटोप यानी कि समस्थानिक कहते हैं। तो ये आइसोटोप्स है बच्चों, और इन्हें हम समस्थानिक कहते हैं कि साहब ये आइसोटोप्स हैं। और इसमें आइसोटोप क्यों कहा है बच्चों, उस बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, आपको पता हो संभवतः कि जो बच्चों हम लोग पीरियोडिक टेबल अभी पढ़ा करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, आप लोगों की जो बुक्स में जो पीरियोडिक टेबल बनी होती है बच्चों, उस बारे में आप शायद जानते होंगे। वो जो पीरियोडिक टेबल होती है बच्चों, उसमें एलिमेंट जो है दे हैव बीन अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स को बच्चों हमने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, पहले कम एटॉमिक नंबर, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। तो एटॉमिक नंबर वाइज हमने अरेंज किया है। नेचुरल सी बात है बच्चों, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे उन सबको आप एक साथ रखेंगे। भाई एलिमेंट्स को जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे उन्हें आप एक साथ रखेंगे। एक साथ रखेंगे मतलब ये हो गया कि आप उन्हें एक साथ रखेंगे, मतलब एक ही जगह पर रखेंगे बच्चों, एक ही प्लेस पे रखेंगे, एक ही पोजीशन पे रखेंगे। सो नेचुरल बात है बच्चों, इफ दे आर केप्ट एट सेम प्लेस और सेम पोजीशन दे वुड बी नोन एज बच्चों आइसोटोप, समस्थानिक। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इन बोर्ड्स पीरियोडिक टेबल, कई सारे नाम है बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के वो चैप्टर, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इन दैट वी विल सी दैट एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इफ टू एलिमेंट्स और more than one elements do have same atomic number, they would be kept together and such a situation would be known as बच्चों isotopes। वो एक ही प्लेस पर आ रहे हैं, सेम प्लेस सेम पोजीशन पर आ रहे हैं इसीलिए। और एक्चुअली में बच्चों देखिए, कोई भी एलिमेंट का पहचान होती है उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है बच्चों तो आपको एलिमेंट पता है, और एलिमेंट पता है तो बच्चों आपको एटॉमिक नंबर पता है।
फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे ही बोलता हूं क्लोरीन तो मेरे दिमाग में खट से घंटी बजना चाहिए कि क्लोरीन, अच्छा एटॉमिक नंबर 17। अब मास नंबर कुछ भी हो सकता है, व्हेन आई से क्लोरीन तो एटॉमिक नंबर जो है बच्चों वो उसकी इमेज है, वो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देगी। वंस यू से क्लोरीन मतलब एटॉमिक नंबर 17 हो गया। अब ये इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है कि उसका मास नंबर 35 है कि 36 है कि 37 है कि 34 है कि 33 है। इररिलेवेंट, इममटेरियल, दैट इज एब्सोल्युटली इममटेरियल। बच्चों जब मैं बोलता हूं एटॉमिक नंबर 17 तो मतलब कंफर्म हो गया बच्चों कि मास नंबर कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो। जब आपने बोल दिया ना क्लोरीन तो क्लोरीन मतलब एटॉमिक नंबर 17, बस इनफ। मैं बोलता हूं एटॉमिक नंबर 1, जैसे ही मैंने बोला एटॉमिक नंबर 1 तो श्योर है बच्चों फिर वो हाइड्रोजन है। एटॉमिक नंबर मैंने 1 बोल दिया मतलब वो हाइड्रोजन है। अब उस हाइड्रोजन का मास नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर एलिमेंट पता है मतलब आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है, अगर आपको एलिमेंट पता है मतलब उसका एटॉमिक नंबर पता है, या यूं कहूं कि अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आपको एटम पता है। मैंने बोल दिया एटॉमिक नंबर 6 मतलब कार्बन, अब फिर वो कार्बन का मास नंबर 12 हो, 13 हो, 14 हो, कोई लेना देना नहीं मुझको। तो अगर मैं बोल रहा हूं बच्चों एलिमेंट मतलब मुझे एटॉमिक नंबर पता है, अगर मैं एटॉमिक नंबर बोल रहा हूं मतलब मुझको बच्चों वो एलिमेंट पता है। ये बहुत काम की बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर हमने जैसे इसीलिए क्या होता है बच्चों, कोई भी एलिमेंट बोल दिया तो उसका एटॉमिक नंबर उसकी पहचान है, वो उसकी आइडेंटिटी है। मास नंबर में वेरी, मास नंबर में वेरी। इस क्लोरीन के मैंने 2 आइसोटोप लिखे, हो सकता है इसके और भी कई सारे आइसोटोप्स हो, 35 है, 37 है, मे बी कुछ ट्रेसेस में बहुत कम मात्रा में आपको 36 भी मिल जाए, 38 मिल जाए, मे बी 34 मिल जाए। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, अगर जैसे ये क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 है तो इसे हम ऐसा भी लिखते हैं क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, इसे ऐसा भी लिखा जाता है। बिकॉज वंस यू से क्लोरीन मेरे दिमाग में एक बात बिल्कुल चस्पा हो चुकी है, चिपक चुकी है कि जैसे ही मैंने बोला क्लोरीन मतलब एटॉमिक नंबर 17 है। अभी मास नंबर क्या उसकी फाइट हो सकती है भैया। तो मास नंबर अगर मैंने 35 लिखा, क्लोरीन 35 मतलब एक ऐसा क्लोरीन बच्चों जिसका मास नंबर 35, एक ऐसा क्लोरीन जिसका मास नंबर 37, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का 17 होगा। जब मैं बोलता हूं यूरेनियम 235 तो इसका मतलब ऐसा यूरेनियम बच्चों जिसका मास नंबर 235 है। जब मैं बोलता हूं यूरेनियम 238 तो ऐसा यूरेनियम बच्चों जिसका मास नंबर 238 है। अब इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो एटॉमिक नंबर कितना रखता है, वो सॉरी मास नंबर कितना रखता है। लेकिन जैसे आपने बोला यूरेनियम तो वो 92 एटॉमिक नंबर, आपने बोल दिया एटॉमिक नंबर 92 मतलब स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ है बच्चों कि वो यूरेनियम ही होगा। जैसे ये, तो अब इसमें इस कार्बन को बच्चों कार्बन 12 भी बोल सकता हूं, इसे कार्बन 13 भी बोल सकता हूं, इसे कार्बन 14 भी बोल सकता हूं। बिकॉज व्हेन आई से दिस इज कार्बन then it means it is having atomic number 6, irrelevant, immaterial. What about its mass number? तो ये बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एटॉमिक नंबर एलिमेंट की पहचान है, एलिमेंट उसका एटॉमिक नंबर बताता है। ये दोनों बातें एक साथ लागू होती हैं बच्चों। अब इसी पर बेस बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स भी बना करते हैं, और किस तरह के न्यूमेरिकल बना करते हैं मैं उस बारे में आपको बताता हूं। देखिए, जब मैंने बोला कि क्लोरीन एक मैं बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन देता हूं बच्चों जो आपको लगभग सभी बुक्स में मिल जाएगा कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का जो रेशो है बच्चों एटमॉस्फेयर में वो है 3:1। गौर कीजिएगा, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का जो रेशो है बच्चों दैट इज इक्वल टू 3:1। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। प्रश्न सुनिएगा बच्चों, रेशो ऑफ क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 इन एटमॉस्फेयर इज 3:1। कैलकुलेट इट्स एटॉमिक मास। कैसे करेंगे बच्चों मैं आपको करके बताता हूं, जरा गौर कीजिएगा बच्चों। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बच्चों कि देखिए, अगर एटमॉस्फेयर में मैं क्लोरीन को उठा के लेके आता हूं, मैं कहीं से भी क्लोरीन का एक एग्जांपल उठाता हूं, तो मैं देखूंगा बच्चों कि उसमें अगर क्लोरीन 35 के 3 एटम्स हैं तो क्लोरीन 37 के बच्चों वहां पर 1 एटम होगा। इन दोनों का रेशो है 3:1, अर्थात कि बच्चों
अर्थात इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों कि अगर किसी जगह पर बच्चों क्लोरीन 35 के 3 एटम्स मिलते हैं तो वहां पर आपको क्लोरीन 37 का बच्चों एक एटम मिलेगा, क्लोरीन 37 का एक एटम मिलेगा। तो कुल मिलाकर क्या होगा बच्चों, ये कुछ वैसा क्वेश्चन हो गया बच्चों कि जैसे एक क्लास में 10 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज है 14 ईयर्स, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज है 15 ईयर्स, उनकी एवरेज एज बताइए। आप लोगों ने जूनियर क्लास में बच्चों मैथमेटिक्स में इस तरह के सम करे हैं। देयर आर 10 स्टूडेंट्स जिनकी एज है 14, 5 स्टूडेंट ऐसे जिनकी एज है 15, तो एवरेज एज बताइए। तो आप क्या करते हैं, उनकी एज में उनकी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं और एवरेज एज निकाल देते हैं। कुछ करा होगा बच्चों, उसमें अगर टीचर की एज जोड़ दी जाए तो एवरेज एज ये हो जाती है, बताइए टीचर की एज क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं बच्चों। तो बिल्कुल वैसा ही कि अगर 3 एटम ऐसे हैं बच्चों जिनका मास है 35, एक क्लोरीन ऐसा है बच्चों जिनका मास है 37। अब एक क्लोरीन का मास 35, तो ऑब्वियसली 3 क्लोरीन का मास 3 × 35। भाई एक क्लोरीन का मास 35, तो 3 क्लोरीन का मास बच्चों 3 × 35। अभी एक क्लोरीन का मास 37, तो जो टोटल मास होगा बच्चों, जो टोटल मास होगा वो कुछ ऐसा होगा, और इनको बच्चों इनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे। दिस विल गिव यू एवरेज मास, दिस विल गिव यू बच्चों एवरेज मास। आई रिपीट, अभी 3 क्लोरीन ऐसे हैं बच्चों जिनका मास है 35, एक क्लोरीन ऐसे है बच्चों जिनका मास है 37, तो जो टोटल मास होगा वो क्या होगा 3 × 35 + 1 × 37/3 + 1। आप सॉल्व करके देखिए बच्चों, बिल्कुल आपको 35.5 ही मिलेगा। मुझे रटा हुआ है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अदरवाइज यू पीपल कैन मेक द कैलकुलेशन टू वेरीफाई वेदर आई हैव मेड अ करेक्ट कैलकुलेशन और नॉट। होप यू पीपल हैव गॉट दिस। भाई देयर आर 3 क्लोरीन जिनका मास 35 है, एक क्लोरीन जिसका मास है 37, तो टोटल मास होगा बच्चों वो 3 × 35 होगा प्लस 1 × 37 होगा अपॉन 3 + 1 कर देंगे, आपको बच्चों ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों हम लोग अगर और आगे बात करें तो चलिए साहब उसी पर बेस्ड कुछ बात कर लेते हैं जो हम करना चाह रहे थे। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं बच्चों। एक एलिमेंट के 2 आइसोटोप्स हैं जिनमें से एक का मास नंबर है 10 और एक का मास नंबर है बच्चों 11। क्वेश्चन आपको गिवन है बच्चों, एन एलिमेंट हैज 2 आइसोटोप्स हैविंग मास नंबर 10 and 11। एन एलिमेंट हैज 2 आइसोटोप्स हैविंग मास नंबर 10 and 11 एंड आपसे ये कहा है बच्चों कि उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, उस एलिमेंट का बच्चों एटॉमिक मास है 10.81। उस एलिमेंट का बच्चों एटॉमिक मास कितना 10.81। आपसे पूछा है बच्चों इन दोनों एलिमेंट के परसेंटेज कितने होंगे, ये कितने परसेंट है और ये कितने परसेंट है। मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों। एक एलिमेंट ऐसा है जिसके 2 आइसोटोप्स हैं जिसका मास नंबर ये और ये, उनका एटॉमिक मास आपको दे रखा बच्चों 10.81। आपसे पूछा बच्चों उसका एटॉमिक मास। थोड़ी देर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में आपसे एटॉमिक मास पूछा था, यहां दिया है और परसेंटेज पूछा है। यही प्रश्न में पिछले और इसमें यही डिफरेंस है बच्चों। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, देखिए मेरी बात सुनिए। अब परसेंटेज पर जब भी क्वेश्चन बना करता है बच्चों हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को 100 मान लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं बच्चों ये x% है। अगर ये x% है तो लाजमी है बच्चों ये 100 - x% होगा। क्यों? क्योंकि जो टोटल होता है बच्चों वो 100 होता है प्रतिशत परसेंटेज का मतलब आप मेरे ख्याल से जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमने ये मान लिया कि साहब जो 10 मास नंबर वाला है उसका है x%। अगर उसका x% है तो 11 वाले का बच्चों 100 - x होगा। अगर 10 वाले का x है बच्चों तो 11 वाले का 100 - x होगा। ये तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो अब जो टोटल मास होगा बच्चों वो कितना होगा 10 × x और प्लस कितना बच्चों 11 × 100 - x, यही कुछ होगा। भाई आप क्या करेंगे, उनकी संख्या का उनके मास में मल्टीप्लाई कर देंगे। यू विल मल्टीप्लाई देयर क्वांटिटी इन देयर मास। सिंपल। क्या हुआ बच्चों, अभी मैंने 10 में x का मल्टीप्लाई कर दिया कि साहब x एटम्स ऐसे हैं जिनका मास नंबर है 10 और 100 - x एटम्स ऐसे हैं जिनका मास नंबर है 11। तो जो टोटल मास होगा बच्चों 10 × x + 11 × 100 - x अपॉन बच्चों x + 100 - x होगा। होप आपको ये बात समझ में आई है बच्चों। 10 × x, भाई एक का मास 10 तो x का मास 10 × x, एक का मास 11 तो 100 - x का इतना, तो टोटल मास। और फिर आपने क्या कर दिया, टोटल मास को टोटल उनकी संख्या से डिवाइड कर दिया और यहां पर बच्चों आपको एटॉमिक मास दे रखा विच इज इक्वल टू 10.81।
पिछले क्वेश्चन में आपको एटॉमिक मास निकालना था, यहाँ मास दे रखा है विच इज इक्वल टू 10 पॉइंट। भाई आप सबका एवरेज जो लोगे ना, जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सबका जो एवरेज होता है उससे हम बोलते हैं एटॉमिक मास। एज सच बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास दे आर इंटायरली डिफरेंट। atomic mass number is always an integer which is equals to number of protons plus number of neutron, that is number of nucleons, you remember that. But as far as atomic mass is concerned बच्चों, atomic mass is basically the mass of one mole atoms, mass of one mole atoms, Avogadro number of atoms, you must be knowing that. Or you also can say बच्चों that atomic mass is the average of mass numbers of all the isotopes. आप देखो, आपको पता होगा मेरे ख्याल से कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है बच्चों वो 35.5 AMU लिया जाता है, 35.5 AMU, या फिर अगर ग्राम एटॉमिक मास बोले तो 35.5 ग्राम पर मोल, दैट यू मस्ट बी नोइंग बच्चों। तो ये आपके पास में क्या है, ये एटॉमिक मास, और ये आप जानते हो कि इतना होता है। और वो कहाँ से आया बच्चों, वो प्रैक्टिकली इसी तरीके से आता है कि 3 35 मिलते हैं तो 1 37 मिलता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अभी क्वेश्चन आया बच्चों। अभी इसको हम सॉल्व करें तो कितना होगा, चलिए एक सिंपल सा कैलकुलेशन है बच्चों, 10 × x प्लस 11 100 माइनस 11x और अपॉन में बच्चों 100 और इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 10.81। अभी इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, दिस इज 1100 माइनस x इज इक्वल्स टू 1081। होप आपको समझ में आया बच्चों। 10 × x 11 × 100 11 × x, और 10x में से 11x जाएंगे बच्चों तो माइनस x बचेगा, ये 10x है, ये माइनस 11x है, तो ये माइनस x बचेगा बच्चों 1100 और वो दैट 1081। तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 1100 माइनस 1081, दैट इज 19%। हाउ मच बच्चों, दिस इज इक्वल टू 19%। तो x की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी 19। x की वैल्यू इस केस में आ गई बच्चों 19। और ये परसेंटेज का मतलब क्या है बच्चों, वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो x मतलब कौन सा, जो 10 वाला है बच्चों उसका परसेंटेज है 19%। तो बच्चों 11 वाले का होगा 100 माइनस 19, दैट इज बच्चों 81%। तो 10 वाले का होगा बच्चों 19% और 11 वाले का होगा 100 माइनस 19 मतलब कितना बच्चों 81%। तो इस तरीके से आपके पास में उनके इंडिविजुअल परसेंटेज आ जाएंगे, आपके पास में उनके इंडिविजुअल परसेंटेज आएंगे बच्चों, 10 का इतना और 11 का इतना। होप आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई बच्चों। तो हम लोग एक्चुअली एटॉमिक मास जो लेते हैं बच्चों, विच वी से कि साहब कोई भी एलिमेंट कार्बन 12 के मास का 1/12 का मास का कितने गुना भारी है, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास, यही कहते हैं बच्चों। लेकिन अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बोलूं तो 1 मोल एटम्स का मास, तो वो एक्चुअली अगर उसको दूसरी भाषा में यूं कहा जाए बच्चों कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उन आइसोटोप्स के मास नंबर का जो एवरेज आता है बच्चों, उससे हम कहते हैं क्या, उससे हम कहते हैं बच्चों एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास की एक और डेफिनेशन हो गई। एक छोटा सा प्रश्न और कर लिया जाए, चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 का परसेंटेज दे रखा बच्चों 20%, 30% और 50%। गौर कीजिएगा बच्चों, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कि कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 के परसेंटेज है बच्चों 20, 30 और 50। आपसे पूछा बच्चों कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास। वीडियो को पॉज करके बच्चों खुद से क्वेश्चन कीजिए। और एक अच्छी बात यह रहेगी बच्चों कि जब जब प्रश्न आता जाए उसे आप खुद से करें, वीडियो को उसी समय पॉज करें, क्योंकि यहाँ पर वीडियो का पूरा कंट्रोल आपके पास में बच्चों। तो ये अगर आप अपने खुद से भी वो सारा काम करेंगे बच्चों जो क्लासेस में होता है, तो आपको वही एटमॉस्फेयर आपको मिल पाएगा बच्चों वीडियो को देखते हुए भी जो जनरली क्लास में रहता है। क्योंकि जब क्वेश्चन मिला तो इट इज़ योर टाइम कि आपको अब शुरू करना है, अब आपको काम करना है। तो जब भी मैं क्वेश्चन बोलूँ, मैं भले बोलूँ वीडियो को पॉज करो या नहीं करो, लेकिन आपके जब भी मैं कुछ क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन आ जाता है या कुछ भी न्यूमेरिकल आ जाता है, फटाक से वीडियो को पॉज करके करिएगा बच्चों। ये जस्ट बिगिनिंग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होगा मैं बोलूँगा कि हाँ पॉज करके करिए, बहुत बार मैं नहीं भी बोलूँगा। आपका काम होगा क्वेश्चन आया पॉज करके करने का है। अभी देखिए, अभी बच्चों यहाँ पर कार्बन 12 का मास कितना बच्चों, देखिए 12 मास वाले कितने एटम्स हैं, 20 एटम्स हैं। फिर 13 एटम्स वाले कितने मास है बच्चों, सॉरी 20 एटम्स ऐसे हैं बच्चों जिनका मास है 12। देयर आर 20 एटम्स जिनका मास है 12। देयर आर 30 एटम्स जिनका मास है 13
और देयर आर 50 एटम्स जिनका मास है बच्चों 14। क्वेश्चन मैं रिपीट किए दे रहा हूं। अब 20 एटम ऐसे बच्चों जिनका मास है 12, 30 एटम ऐसे बच्चों जिनका मास है 13 और 50 एटम्स ऐसे हैं बच्चों जिनका मास है 14। तो टोटल मास तो यही कुछ होगा भाई, टोटल मास यही कुछ होगा और अपॉन में कर देंगे बच्चों उनकी टोटल संख्या विच इज इक्वल टू 20 प्लस 30 प्लस 50, कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों। एंड दिस इज इक्वल टू नेचुरली 240 प्लस दिस इज 390 प्लस दिस इज 700 एंड दिस इज अपॉन 100। होप आपको बात समझ में आई है बच्चों। दिस इज 240, दिस इज 390 प्लस ये, अभी एक जीरो से एक जीरो बच्चों कैंसल 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 और इन सभी को जोड़ दीजिए बच्चों। 24 प्लस 39 हो जाएगा 63 और 63 प्लस 70 बच्चों मतलब कि 133 अपॉन 10। सॉल्विंग दिस गिव्स अस 13.3। क्या हुआ बच्चों, इन दोनों का सम अगर करेंगे तो 63 आएगा, 63 पर 70 मतलब 133 अपॉन 10 13.3। होप मैंने कैलकुलेशन सही करे, अगर गलत कर दूं बच्चों तो आप उसके लिए बुरा मत मानना, बड़ा भाई समझकर मुझको माफ कर देना, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। तो ये आइसोटोप्स हैं, दोज एलिमेंट विच कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या सेम हो बच्चों लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंट हो, उन्हें हम बोला करते हैं आइसोटोप। अब उसके बाद में अगला जो आता है हमारे पास में बच्चों वो आता है आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक या फिर बच्चों आइसोटोन भी कहा जाता है, इन्हें आइसोटोन भी आप कुछ कुछ ऑथर्स की बुक्स में पाएंगे बच्चों। आइसो का मतलब आप समझ चुके हैं, आइसो का मतलब होता है बच्चों सेम और टोन या न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है बच्चों न्यूट्रॉन्स। सो नेचुरल सी बात हो बच्चों, ये क्या है, दीज आर दोज एलिमेंट्स बच्चों विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे एलिमेंट्स बच्चों जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो और जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है बच्चों, उन्हें आप बोला करते हो आइसोन्यूट्रॉनिक। What are isoneutron और आइसोटोन्स बच्चों, विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो बच्चों बट विच कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या डिफरेंट हो। मतलब नेचुरल सी बात है बच्चों, अगर प्रोटॉनों की संख्या डिफरेंट है मतलब उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही तो हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। सो वी कैन से दीज आर द एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये ऐसे एलिमेंट्स है बच्चों जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और ऑब्वियस सी बात है बच्चों n प्लस जेड होता है a। अब जहां तक बच्चों n का सवाल है वो दोनों में सेम है लेकिन z डिफरेंट है और z डिफरेंट होने से समेशन भी डिफरेंट होगा। सो आई वुड से दीज आर द एलिमेंट बच्चों विच हैव सेम मास डिफरेंट मास नंबर। बच्चों इनका मास नंबर डिफरेंट है, इनका मास नंबर डिफरेंट है बच्चों, इन्हें हम बोला करते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक और यू से बच्चों आइसोटोन। आइसोटोन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं बच्चों, दिस इज 6C14 एंड दिस इज 8O14 and this is a 7N sorry this is 16 and this is now you people see सॉरी ये नाइट्रोजन होगा बच्चों। थोड़ी थोड़ी मैंने कहा था आपसे कि मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता रहता हूँ। अब साहब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, यहाँ पर 6 होंगे, यहाँ पर 8 होंगे, यहाँ पर 7 होंगे और मास नंबर इनका अगर देखा जाए बच्चों तो वो 14 है, 16 है, 15 है और न्यूट्रॉनों की संख्या बच्चों जो कि मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होती है तो वो यहाँ पर आएगी बच्चों 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है कि सर हमारी पुस्तक में अलग एग्जाम्पल दिया और हम आपने अलग एग्जाम्पल दिया, हमें हमारे स्कूल टीचर ने अलग एग्जाम्पल दिया, आपने अलग एग्जाम्पल दिया है, तो उससे वो नहीं बच्चों। ये तो रफली एक टेंटेटिव मारने का, अपने को ठोकने का, खटाखट बिल्कुल सिंपल। तो बच्चों ये आपके पास में क्या आएगा, ये ऐसे एलिमेंट्स है बच्चों जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। और उदाहरण ले लेते हैं, चलिए हम लोग बच्चों यहाँ पर लेते हैं जैसे कि 3Li7 और 4Be8। अभी आप देखिए बच्चों ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर है 3, इसका है 4, इसका मास नंबर क्या होगा बच्चों,
इसका मास नंबर जो आएगा बच्चों वो आएगा सॉरी, इसका मास नंबर कितना आएगा, सॉरी, इसका मास नंबर आएगा बच्चों 7, इसका आएगा 8, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर देखेंगे बच्चों तो वो आएंगे 4 और इसमें भी आएंगे 4। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं बच्चों जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हैं, सॉरी डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनमें सेम है। तो अगर बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो उन्हें आप क्या बोलेंगे, आइसो न्यूट्रॉनिक या फिर आइसोटोन। पिछले वाले क्या थे बच्चों, आइसोटोप थे। उसके बाद में अगली जो डेफिनेशन है बच्चों, होप आपको ये सारी समझ में आई होगी और जरूर लिखिएगा बच्चों आपकी कॉपी में। मैं फिर बोल रहा हूं, लिखने से बहुत अच्छी तरीके से याद होता है, इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है बच्चों। उसके बाद में अगली बारी आती है बच्चों आइसोबार्स की, समभारिक। समभारिक क्या होते हैं बच्चों, हिंदी में इन्हें समभारिक कहा जाता है, इन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। आइसोबार्स बच्चों, आइसो का मतलब समझ चुके हो, मैं वापस से घसीटूं मजा नहीं आएगा बच्चों। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं विच हैव सेम मास नंबर, इनके मास नंबर सेम होंगे बच्चों। ऐसे एलिमेंट्स विच हैव अ सेम मास नंबर, वो एलिमेंट बच्चों जिनके मास नंबर सेम है, मतलब ए सेम है, बट विच कंटेन बच्चों डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिनका प्रोटॉनों की संख्या डिफरेंट है बच्चों। दीज आर दोज एलिमेंट विच हैव सेम डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये वो एलिमेंट्स है बच्चों जिनमें प्रोटॉनों की संख्या सेम है, प्रोटॉनों की संख्या डिफरेंट है, न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंट है, बट मास नंबर क्या है बच्चों, सेम है। मास नंबर सेम है, अब प्रोटॉनों की संख्या डिफरेंट है बच्चों, न्यूट्रॉनों की संख्या भी डिफरेंट होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों, आई टेक दिस एग्जांपल 6C14, 6C14 बच्चों और 7N14। नाउ यू सी दीज एलिमेंट्स हैव 14 न्यूक्लियॉन्स। दोनों का नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने बच्चों, 14। न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ना, दोनों के 14 है। जहां तक प्रोटॉनों की संख्या का सवाल है बच्चों, दिस इज 6, दिस इज 7। न्यूट्रॉनों की संख्या का सवाल है बच्चों, दिस इज 8, दिस इज 7। सो ये वो एलिमेंट्स है बच्चों जिनका मास नंबर ये है, प्रोटॉनों की संख्या डिफरेंट है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है। इन्हें आप क्या बोला करते हो बच्चों, इन्हें आप बोला करते हो आइसोबार, यानी कि समभारिक, आइसोबार्स कहा जाता है। मैं और उदाहरण ले लेता हूं, हम यहां पर बच्चों और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक सेकेंड, हम लोग बच्चों यहाँ पर देखें, क्या देखें, चलिए 6C12 और 5 बोरान 12, 5 बोरान 12। अब ये देखिए, ये एलिमेंट्स ऐसे बच्चों जिनके दोनों के मास नंबर 12 हैं। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें दोनों के मास नंबर बच्चों 12 है, लेकिन एटॉमिक नंबर का जहां तक सवाल है बच्चों, इसका है 6, इसका है 5 और न्यूट्रॉनों की संख्या बच्चों इसमें 6 आएगी, इसमें 7 आएगी। सो ये ऐसी स्पीशीज हैं बच्चों जिनके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम है, जिनके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम है बच्चों, लेकिन क्या हो रहा है, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है बच्चों वो डिफरेंट है और प्रोटॉन भी डिफरेंट है। उन्हें हम बोला करते हैं आइसोबार, यानी कि समभारिक, समभारिक। और उसके बाद में बच्चों ये आइसोबार था। ऐसे ही हमारे पास में जो अगली डेफिनेशन आ रही है बच्चों, वो जरा गौर कीजिएगा, आइसोडाइफर्स। क्या है बच्चों, आइसोडाइफर्स। डाइपर मत पढ़िएगा, इसको डाइफर पढ़िएगा बच्चों। आइसोडाइफर, डाइपर का तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे बच्चों। आपसे में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद इस वीडियो को जब देख रहे हो तो वो डाइपर फ्रेंड ही हो, लंगोटिया दोस्त। अभी देखिए बच्चों, आइसो का मतलब फिर वही बात, और डाइफर का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर एक्चुअली क्या, जिनमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या, भाई देखिए, जिनमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का डिफरेंस सेम हो, n माइनस जेड। n माइनस जेड जो है बच्चों, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड z रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। n क्या बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, z जो है बच्चों को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस है। अगर बच्चों कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का डिफरेंस सेम हो, ऑफ कोर्स बच्चों दीज एलिमेंट्स आर दोज जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। दीज एलिमेंट्स आर दोज बच्चों विच कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट इनमें n माइनस जेड सेम होगा बच्चों। इनका जो n माइनस जेड होगा वो सेम होगा। मैं उदाहरण से आपको समझाऊंगा, आपको भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा और मेरे लिए भी काम
आसान होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों देखिएगा 6C13 और 7N15। नाउ यू सी दिस एग्जाम्पल। अभी देखिए सबसे पहले इनका जेड देखिए बच्चों, इसका जेड 6 है और इसका जेड 7 है। इसमें नंबर ऑफ, इसका मास नंबर बच्चों 13 है, इसका मास नंबर 15 है। और यहाँ पर बच्चों अगर न्यूट्रॉन्स देखे जाएं तो इसमें 7 आएंगे, इसमें 8 आएंगे। भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट होंगे मैं फिर बोल रहा हूँ, A माइनस जेड, सिंपल। तो ये आ गए बच्चों। अभी N माइनस जेड देखिए बच्चों, N माइनस जेड क्या होगा, N माइनस जेड जो होगा बच्चों, N माइनस जेड मतलब 7 माइनस 6, 8 माइनस 7। माशाल्लाह दोनों केसेस में बच्चों वो 1 ही आएगा। इन बोथ द केसेस इट वुड बी नेचुरली इक्वल टू 1। तो N माइनस जेड इधर भी 1 और इधर भी कितना बच्चों 1, दोनों का N माइनस जेड सेम है। सो ये ऐसे एलिमेंट्स है बच्चों जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, जिनका मास नंबर भी डिफरेंट है और जिनका एन भी डिफरेंट है। मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ दीज एलिमेंट्स आर दोज विच जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का डिफरेंस सेम है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है बच्चों, और इसी तरीके से डिफरेंट मास नंबर भी होगा। ये आपके पास में कुछ उदाहरण है बच्चों। और एक और बात, एक और उदाहरण ले लेते हैं। चलिए हम लोग ले लेते हैं साहब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों 4BE8, मैं एक लेता हूँ, 4BE10 लेता हूँ। एक सेकंड, दिस इज 4BE10 और यहाँ लेता हूँ बच्चों 5B और ये 11। होप मैंने सही लिया। एनीवेज अब देख लेते हैं, चलिए इनको चेक करते हैं बच्चों। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन आएंगे 4, इसमें आएंगे 5। इसमें बच्चों अगर मैं मास नंबर देखूं तो वो आएगा 10, इसमें आएगा 11। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे बच्चों 6, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे कितने साहब, मुझे ये सही नहीं बैठ पाएगा बच्चों, इसको थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, इसको 12 कर लीजिएगा। मैंने कहा था कि शायद मैंने सही लिया है बट मैंने सही नहीं लिया था, मेरी होपलेस हो गई है। अभी ये 5 है बच्चों और ये 12 हो गया। तो चलिए अभी यहाँ पर बच्चों अगर देखा जाए तो 7 न्यूट्रॉन्स है, तो अभी यहाँ पर N माइनस जेड निकालिए बच्चों। N माइनस जेड जो होगा वो 6 माइनस 4 यानी 2 होगा बच्चों, और 7 माइनस 5 भी 2 होगा। सो दीज आर दोज एलिमेंट्स बच्चों विच हैव सेम N माइनस जेड। N माइनस जेड बच्चों जिनका सेम है। अच्छा एक बात यहाँ पर है बच्चों, N माइनस जेड को आप जरा गौर कीजिए, ये जो N माइनस जेड जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसमें जेड को अगर जोड़ दूं और मैं इसमें से जेड ही को बच्चों और घटा दूं तो हो जाएगा ये। आप देखिए ये N माइनस जेड है, अभी इसमें जेड जोड़ा बच्चों और इसमें भी जेड जोड़ दिया। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, कुछ भी रॉन्ग नहीं है बच्चों। अगर मैं इसमें भी जेड जोड़ दूं और इसमें भी जेड जोड़ दूं तो क्या पंगा है, क्योंकि मैं माइनस लगा रहा हूं। तो माइनस लगा रहा हूं तो बच्चों N प्लस जेड माइनस जेड प्लस जेड, माइनस माइनस से एक जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली बच्चों N माइनस जेड ही आएगा ना, अल्टीमेटली N माइनस जेड ही आएगा बच्चों। N माइनस जेड में मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने जेड को जोड़ दिया और यहां पर भी जेड को जोड़ दिया। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग देयर, दे बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और N माइनस जेड क्या होता है बच्चों, A, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 2z। सो आई कैन से दैट N माइनस जेड इज आल्सो इक्वल टू A माइनस 2z। N माइनस जेड किसके बराबर होगा बच्चों, A माइनस 2z के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने इसमें जेड जोड़ दिया इसमें भी जेड जोड़ दिया तो ये तो हो गया 2z और ये हो गया बच्चों A। जरा चेक कीजिए जरा, चलिए यहां पर हम चेक करते हैं। इसी केस में बच्चों यदि मैं A माइनस 2z निकालता हूं तो A माइनस 2z कितना होगा बच्चों, A है 13 माइनस 2z, कितना आ गया बच्चों 1। और यहां पर देखिए तो A माइनस 2z मतलब कितना आ गया बच्चों 1। अभी आप दोनों केस में देखिए बच्चों तो A माइनस 2z यहां पर भी 1 है और A माइनस 2z यहां पर भी 1 है, दोनों केस में A माइनस 2z 1 है। और अभी आपने N माइनस जेड निकाला था बच्चों तो वो भी 1 और 1 ही आया था ना। N माइनस जेड की वैल्यू भी 1 और 1 आई थी, A माइनस 2z की वैल्यू भी 1 और 1 ही आई थी। तो आइदर यू से N माइनस जेड और यू से A माइनस 2z, दे बोथ आर सेम थिंग। मैं जैसे यहीं पर बच्चों यदि मैं A माइनस 2z अगर निकालूं तो A माइनस 2z कितना होगा, A कितना बच्चों इसका 10 माइनस 2z यानी कितना बच्चों 2। और यहां पर बच्चों A माइनस 2z यानी कितना बच्चों 2। तो इन दोनों ही एग्जाम्पल में A माइनस 2z बच्चों सेम है, इन दोनों ही एग्जाम्पल में A माइनस 2z सेम है। कितना है, A माइनस 2z की वैल्यू उतनी ही आई है जितनी थोड़ी देर पहले आपने N माइनस जेड की वैल्यू निकाली। N माइनस जेड की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी।
n माइनस जेड की वैल्यू 2 आई थी, वही a माइनस टू जेड की भी आई बच्चों। सो ऐसी केमिकल स्पीशीज बच्चों जिनमें n माइनस जेड सेम हो या a माइनस टू जेड सेम हो, उन्हें हम बोला करते हैं बच्चों आइसोडाइफर्स। ऑफ कोर्स दे आर कंटेनिंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दे आर कंटेनिंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट दे आर कंटेनिंग डिफरेंट नंबर ऑफ मास नंबर एज वेल। उनका मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन बच्चों उनका n माइनस जेड जो है वो सेम है। और ये जो n माइनस जेड है बच्चों, उससे आप या तो यूं बोल दीजिए कि विच हैव सेम n minus z, or you can say as well बच्चों which contains same a minus 2z। जिनका n माइनस जेड सेम हो या जिनका n a माइनस टू जेड सेम हो, उन्हें हम बोला करते हैं बच्चों आइसोडाइफर्स। और ये जो n और z न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का जो डिफरेंस है बच्चों, इससे हम लोग एक्सेस न्यूट्रॉन नंबर भी कहा करते हैं, इससे एक्सेस न्यूट्रॉन नंबर भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज बच्चों आइदर यू से एक्सेस न्यूट्रॉन नंबर या सिंपली एक्सेस न्यूट्रॉन भी कहा जाता है बच्चों। सो आप देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स आर दोज केमिकल स्पीशीज व्हिच कंटेन सेम एक्सेस न्यूट्रॉन नंबर, which contains same excess neutrons। those chemical species बच्चों which contains same excess neutron number or same excess neutron are known as बच्चों आइसोडाइफर्स। और ये जो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का जो डिफरेंस है ना बच्चों, इसे आप एक्सेस न्यूट्रॉन नंबर कहते हो, एक्सेस न्यूट्रॉन कहते हो। इवन बच्चों इसी पर्टिकुलर जो क्वांटिटी है बच्चों, इससे हम आइसोटोपिक नंबर भी कहा करते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज बच्चों आइसोटोपिक नंबर। What is meant by isotopic number? Isotopic number is simply the difference of number of neutrons and number of protons। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के डिफरेंस को बच्चों हम लोग आइसोटोपिक नंबर भी कहते हैं। So isodiphers can be defined in various ways, either I say which have same n minus z, which have same a minus 2z, or which have same excess number of neutrons, same excess neutron number, or you say which have same आइसोटोपिक नंबर। आइसोटोपिक नंबर जिनके सेम होंगे बच्चों, उन्हें हम आइसोडाइफर्स कहा करते हैं। और इसी तरीके से बच्चों हमारे पास में आगे चल के आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी कर लेते हैं थोड़ी बहुत, आगे चल के तो करेंगे बट हम अभी थोड़ी बहुत और कर लेते हैं इस बारे में बच्चों। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ऐसी यूनिट्स, ऐसी स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों ऐसी यूनिट्स जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है बच्चों, उन्हें हम बोला करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। व्हाट इज मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं बच्चों जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिनमें सेम हो, उन्हें हम बोला करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों कार्बन, कार्बन में कितने हैं? कार्बन में होंगे साहब 6 इलेक्ट्रॉन्स, आप जानते होंगे मेरे ख्याल से। या मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक सेकेंड। ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, और थोड़ा सा मैं इसको और दूर करके लिखता हूँ। ये कार्बन है बच्चों, कार्बन 4 माइनस, ये है बच्चों नाइट्रोजन 3 माइनस, और ये है बच्चों ऑक्सीजन 2 माइनस, और ये है बच्चों F माइनस, और ये है बच्चों नियॉन, और यहाँ पर बच्चों सोडियम प्लस। और मैं और लेता हूँ, ये लीजिए साहब, एक सेकंड में इसकी जगह बना दूं थोड़ी सी। यहाँ पर अभी मैं और लेता हूँ, सोडियम प्लस हो गया बच्चों, ऐसे ही मैग्नीशियम 2 प्लस हो गया बच्चों, ऐसे ही एल्यूमिनियम 3 प्लस हो गया बच्चों। सो ये वो स्पीशीज हैं बच्चों जिनमें सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। आप देखिए, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, इसका 10 है, इसका 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है। यू पीपल कैन सी दैट ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बच्चों, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, वगैरह वगैरह। अब बच्चों यदि मैं इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखूं, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अगर कोई एलिमेंट बच्चों इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर उसने 1 गेन किया तो -1, 2 गेन किया तो -2, 3 गेन किया तो -3, 4 गेन किया तो -4, 1 डोनेट किया तो +1, 2 डोनेट किया तो +2, 3 डोनेट करे तो +3, वगैरह वगैरह।
तो ये 6 है। अब इसने 4 और गेन कर लिए, तो 6 और 4 कितने हो गए बच्चों 10। और 7 थे, 3 गेन कर लिए हो गए 10। 8 थे, 2 गेन कर लिए हो गए 10। और 9 थे, 1 गेन कर लिया हो गए 10। और ये तो माशाअल्लाह ऑलरेडी 10 रखे हुए हैं बच्चों। फिर मैं बोल रहा हूँ, देखो कार्बन का 6 और 6 और 4 कितने हो गए बच्चों 10 हो गए। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, एटॉमिक नंबर 6 मतलब, और न्यूट्रल फॉर्म में उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन भी थे बच्चों। 6 प्रोटॉन तो ही थी, 6 इलेक्ट्रॉन भी आ गए। अभी 4 माइनस मतलब 4 उसने गेन कर लिए, और 4 अगर उसने गेन कर लिए बच्चों तो क्या होगा, 4 उसने गेन कर लिए बच्चों तो 6 और 4 10। भाई माइनस चार्ज सेज 4 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन एक्सेप्टेड। 7 थे, 3 और गेन कर लिए 10। 8 थे, 2 और गेन कर लिए 10। 9 थे, 1 और गेन कर लिया। माइनस चार्ज इज सेइंग दैट इट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा ही कुछ होगा। अभी यहां पर बच्चों 11 थे, उसने 1 डोनेट कर दिया। पॉजिटिव चार्ज सेज दैट 1 इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड। दिस इज डाई पॉजिटिवली चार्ज, so it means that 2 electrons have been removed. It is tri positive means 3 electrons have been removed. तो बच्चों यहां पर कितने आएंगे, यहां पर आएंगे 10, यहां पर भी 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 आएंगे 10 10 10 और ये भी 10। नाउ यू कैन सी, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं बच्चों आपके समक्ष, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपके समक्ष, यू कैन सी दैट ऑल ऑफ दीज कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच। सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों। सो दोज केमिकल स्पीशीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम बोला करते हैं बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो, उन्हें हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मैंने यहां पर बच्चों एग्जांपल जो लिए ना, वो मैंने ऐसे एग्जांपल्स लिए बच्चों जो आयन्स हैं या एटम्स हैं। इनमें एक ही एटम एक्चुअली देखा जाए नियॉन, बाकी सब आयन्स हैं। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं बच्चों, जैसे N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी आप देखिए इन दोनों के बारे में, तो नाइट्रोजन में कितने हैं बच्चों, यदि आप नाइट्रोजन के बारे में बात करें बच्चों तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 2 × 7। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना बच्चों 7 है। एंड देयर आर 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन में 7, तो भैया 2 नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे, 2 × 7 हो जाएंगे। और 2 × 7 मतलब 14, और कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, तो ये भी कितने हो गए बच्चों 14। और नाइट्रोजन में 2 × 7 14, और कार्बन में 6 + 8 14, तो दोनों में बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ यू कैन सी दीज आर दी मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे बहुत सारे, ढेरों सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमको मिल सकते हैं बच्चों, जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रखते हैं बच्चों। उन्हें हम बोला करते हैं क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आई रिपीट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन बच्चों, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आयन्स भी हो सकते हैं, जैसा कि आपके सामने ये लिखे बच्चों में, ये साइड में हट गया। और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं कुछ ऐसे बच्चों। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के जैसा ही मिलता जुलता बच्चों एक और हमारे पास में शब्द होता है, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होते हैं बच्चों, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं कहना चाहिए बच्चों इस केस में, आई मस्ट से सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आप समझते होंगे बच्चों, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस ऑर्बिट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दैट यू कॉल एज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसे हम बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा करते हैं। और अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है बच्चों। तो जिनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, प्लस जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स भी हो बच्चों, जिनके एटम्स की संख्या भी क्या हो, सेम, जिनके एटम्स की संख्या भी सेम हो, उन्हें हम क्या बोला करते हैं बच्चों, उन्हें हम बोला करते हैं आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होते हैं बच्चों, जिनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम हो और जिनमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो। अभी जैसे ये, अभी हम बात करते हैं बच्चों नाइट्रोजन की, इसी के एग्जांपल को तौर पर लीजिए बच्चों, N2 और CO। अभी इन दोनों को देखो तो इन दोनों में 2-2 एटम्स हैं,
दो दो एटम्स हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों, अभी आपको हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता हो, वैसे इस चैप्टर में हम लोगों को बकायदा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना है बच्चों। और कायदे से मैं अगर कहूं बच्चों तो इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखना है, केवल वही पोर्शन केमिस्ट्री का है बच्चों, बाकी सब फिजिक्स का पोर्शन आपको मिलेगा। बाकी सब फिजिक्स का मिलेगा, हम लोग उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे भी सही, ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैंने जैसा बिगिनिंग में आपसे कहा बच्चों इस चैप्टर के आपको कि इसमें अधिकांश तो आपको ऐसा ही पोर्शन पढ़ना है जो आपको केमिस्ट्री में कम और फिजिक्स में ज़्यादा डील करने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही मेरे दिमाग में तो इस समय ऐसी कोई बात आ रही है बच्चों जो केमिस्ट्री को डील करती है, अदरवाइज मोस्टली तो फिजिक्स वाला ही पोर्शन यहाँ पर है। एनीवेज, अभी बच्चों इन दोनों में दो दो आइटम है। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखें बच्चों तो आपको अगर पता हो नाइट्रोजन में 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन जो है बच्चों उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होता है। मेरे ख्याल से ये तो आप लोग शायद जानते हैं बच्चों कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी उसको और डिटेल में लिखना सीखेंगे बच्चों हम लोग। ऐसे ही जो कार्बन है बच्चों उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। ऐसे ही बच्चों जो ऑक्सीजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2,2,2,2,2,2,6 होता है। नाउ यू कैन सी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यू कैन सी नाइट्रोजन में बच्चों 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 है। सो आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 2 × 5 हो गए और यहाँ पर बच्चों 4 और 6 हो गए। भाई नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 थे। कितने थे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 5। तो 2 × 5 कितने बच्चों ये। और कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 हैं, तो इसमें भी 10 हो गए और इसमें भी 10 हो गए। तो इस तरीके से बच्चों इन दोनों में ही 10-10 इलेक्ट्रॉन्स है। इन दोनों में ही देखिए तो 10-10 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, आई एम कंप्लीटली टॉकिंग अबाउट देयर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Now you can see this and this, they both contain 2 atoms each। इसमें भी 2 एटम्स है, इसमें भी 2 एटम्स है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी 10 है बच्चों, इसमें भी 10 है। जैसे मैं आपको बताता हूं बच्चों, जो जैसे कार्बन है और जैसे सिलिकॉन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों आपको पता हो तो 6 है और सिलिकॉन का बच्चों 14 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है, इसमें 14 है। तो ये बच्चों ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट बच्चों अगर मैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं तो देखिए पहली बात तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 और इसका 2,8,4। ये एक रफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। रफ तो नहीं कहूंगा, है तो सही, है तो बिल्कुल सही, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अभी ये जस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास 2,4 एंड 2,8,4। होप आपको ये बात समझ में आ चुकी बच्चों। अब क्या हो रहा है, इस कार्बन में भी एक एटम है, सिलिकॉन में भी एक एटम है और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों 4 और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। तो दोनों के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों सेम है। दोनों के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चों, सेम। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, और इसमें भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4। तो दोनों के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है और दोनों के नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है। तो ये आइसोस्टर्स हो गए बच्चों। ऐसी केमिकल स्पीशीज बच्चों जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स हो और जिनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो बच्चों, उन्हें हम बोला करते हैं आइसोस्टर्स। और अगर बच्चों ऐसी केमिकल स्पीशीज हैं, मे बी सम आयंस हो, मे बी सम मॉलिक्यूल्स हो, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, उन्हें हम बोला करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, आइसोस्टर्स क्या है, पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी बच्चों। थोड़ी बहुत तो इसमें हम और बात करें बच्चों, देखिए एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं बच्चों और प्रोटॉन्स होते हैं और इनको कलेक्टिवली आप न्यूक्लियॉन कहते हैं, नाभिक कहते हैं। आप जानते हैं बच्चों न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस। अब बच्चों यहाँ हम ये न्यूक्लियस को यदि एक स्फीयर मान लें, एक गोला मान लें बच्चों, इफ आई कंसीडर दिस इज अ स्फीयर, और बच्चों ये स्फीयर है और ये स्फीयर की रेडियस, ये स्फीयर की रेडियस। तो बच्चों आप पाएंगे कि जो स्फीयर की रेडियस होती है, जो स्फीयर की रेडियस होती है बच्चों, इट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर।
स्फेयर की जो रेडियस है बच्चों, जो न्यूक्लियस की रेडियस है, व्हाट इज दिस, दिस आर इज रिप्रेजेंटिंग बच्चों रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये नाभिक की त्रिज्या है बच्चों। दिस इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विच इज प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3। एक प्रायोगिक, एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है बच्चों कि किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, कंसीडरिंग इट टू बी अ स्फीयर, उसकी जो रेडियस होती है बच्चों वो a⁻1/3 के प्रोपोर्शनल होती है। और प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो बच्चों लाजमी है हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे। इफ आई एलिमिनेट द साइन ऑफ प्रोपोर्शन, आप लोग जानते होंगे बच्चों, हम लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत बार पहले भी ऐसी चीजें देख चुके हैं कि जब भी कभी हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। यहां पर हमने कांस्टेंट लगा दिया, ये कुछ आ गया बच्चों। और ये जो कांस्टेंट है बच्चों, इसकी वैल्यू है 1.3 FM। इसकी वैल्यू कितनी बच्चों, 1.3 FM। अब ये FM कौन सा बच्चों, ये वो रेडियो FM नहीं है जो आप रेडियो FM सुना करते हैं। जनरली बहुत से लोग FM सुनते सुनते ही पढ़ाई किया करते हैं, ये वो वाला नहीं है बच्चों। ये जो FM है बच्चों, ये फेम्टोमीटर है। इसे 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 फेम्टोमीटर कहा जाता है बच्चों, फेम्टोमीटर कहा जाता है। कुछ लोग इसे फेरोमीटर कहते हैं, कुछ लोग फेरो की स्पेलिंग FERRO भी लिखा करते हैं, कुछ लोग इसे बच्चों फेरीमीटर भी कहते हैं। और फिर वही बात, कुछ लोग इसकी स्पेलिंग बच्चों ये भी लिखा करते हैं। हो सकता है कुछ कुछ जगहों पर इसके अलावा इसे और भी किसी नाम से पुकारा जाता हो। मैं इतना सिर्फ आपको बताऊंगा बच्चों, ये जो 1 फेम्टोमीटर, फेरोमीटर, फेरीमीटर जो होता है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर। इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये आपको ध्यान रखनी है बच्चों। इसी आधार पर एक्चुअली आप जब भी कभी किसी न्यूक्लियस की रेडियस निकालेंगे, वेन एवर यू विल डिटरमाइन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यू विल फाइंड कि वो जो रेडियस होती है बच्चों, उसकी ऑर्डर होती है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर। मतलब ऑर्डर से मतलब क्या होता है, इस रेंज में लगभग पाई जाती है, इस रेंज में पाई जाती है बच्चों। जो भी कोई क्वांटिटी जिस रेंज में लाया करती है, उसे उसकी ऑर्डर बोला करते हैं, उसकी कोटि बोला करते हैं। जैसे हम बोले ना कि भैया मान लीजिए दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस किलोमीटर्स में होती है। भाई कोई दो मान लीजिए दिल्ली और मुंबई, उनके बीच की डिस्टेंस किलोमीटर्स में है, समवाट जितने भी किलोमीटर होती है। लेकिन अगर मान लीजिए एक ही प्लेस में या एक ही कॉलोनी में, अगर एक ही कॉलोनी के बारे में बात करूं बच्चों, और उसमें मैं अगर दो घरों के बीच की डिस्टेंस बोलूं, तो फिर मैं वो शायद किलोमीटर्स में नहीं बोलूंगा। हो सकता है कोई कॉलोनी खूब बड़ी हो तो उसमें किलोमीटर्स में भी आ जाए। अदरवाइज अगर मैं एक ही कॉलोनी में अगर कोई दो घरों के बीच की डिस्टेंस बोलूंगा तो मे बी वो मैं फीट में बोलूँ, मे बी मैं उसे मीटर में बोलूँ। एंड इफ कॉलोनी इज वेरी बिग वन देन किलोमीटर भी हो सकता है बच्चों। तो जिस रेंज में कोई चीज लाया करती है बच्चों, वो उसकी ऑर्डर कहलाती है, उसकी कोटि कहलाती है। देन यू कैन सी सिंस यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो 10⁻⁻15 में आ रही है, इसीलिए यू विल फाइंड कि जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है बच्चों, उसकी ऑर्डर ये होती है। अब दैट रेडियस में भी इन 10⁻⁻15 मीटर, दैट रेडियस में भी इन यूनिट ऑफ 10⁻⁻14 मीटर, वगैरह वगैरह बच्चों। तो इस तरीके से हमारे पास में बच्चों ये रेडियस आती है, ये त्रिज्या आती है। इसके ऊपर हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, calculate the radius of nucleus of an atom whose mass number is 27. Calculate radius of nucleus of an atom whose mass number is 27. कैसे करेंगे बच्चों, वीडियो को पॉज करना, मैंने बोला जैसे थोड़ा देर पहले आपसे। तो r बराबर कितना बच्चों, r0 a⁻1/3। अब ये जो r0 है बच्चों, ये 1.3 है, ये 1.3 है, और a की वैल्यू है बच्चों 27⁻1/3। a जो है बच्चों दैट इज 27, और ये 1.3 है बच्चों, और ये जो है ये 3⁻3 है, और उसकी पावर फिर 1/3 है। 27 कैन बी रिटन एज 3⁻3 ना। तो बच्चों यहाँ देखो, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 1.3 इंटू 3 विल गिव यू बच्चों 3.9 FM। सो ये बच्चों आपके पास में रेडियस आ गई। आई रिपीट, r इक्वल टू r0 a⁻1/3। r0 की वैल्यू इतनी है, a की वैल्यू 27 है। जिस 27 को आप 3⁻3 भी लिख दो तो मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई ताकत आपको मना कर सकती है। तो बच्चों ये आपके पास में क्या आ गया, 3.9 FM।
इस तरीके से। एक और प्रश्न मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, लिखिएगा आप, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम of mass number 64, of mass number 64 is 6 fm। क्या बोला है बच्चों आपसे? आपसे बोला है कि एक ऐसा एटम बच्चों जिसका मास नंबर कितना है 64, उसकी रेडियस कितनी है बच्चों 6 fm। calculate radius of nucleus of an atom, calculate radius of nucleus of an atom whose mass number is 125। कैलकुलेट रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम बच्चों whose मास नंबर इज 125। वीडियो को बच्चों क्षणिक देर के लिए पॉज करके आप करिए। क्वेश्चंस तो लिख चुके होंगे आप लोग, तो देखिए साहब, आपको बोला है कि 64 मास नंबर का एलिमेंट है और उसका मास नंबर 64 है और उसकी रेडियस कितनी बच्चों 6 एफएम, तो 125 वाले की कितनी होगी? अब आप देखिए यहां पर बच्चों r इज इक्वल टू r जो है दिस रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3। r जो है बच्चों वो a की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है। अभी पहले रेडियस कितनी थी, ये देखिए इस बेसिस पर r1 अपॉन r2 जो आएगा बच्चों दैट वुड बी इक्वल टू a1 अपॉन a2 की पावर 1/3। ऐसी ही कुछ कहानी आएगी बच्चों। आई रिपीट, r जो है बच्चों वो a की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है। उस बेसिस पर बच्चों r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 की पावर 1/3, ऐसा ही कुछ होगा। पहले वाले की रेडियस है बच्चों 6, दूसरे वाले की है r2। अब पहले वाले का मास नंबर है 64, दूसरे वाले का मास नंबर है 125 और इस पूरे की पावर में कितना बच्चों 1/3, बिकॉज वी नो दैट रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3। ऑन दैट बेसिस दिस इज 6 ओवर r2। और बच्चों ये जो 64 जो लिखा है इसे मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूं और ये 125 को बच्चों में 5 का क्यूब लिख सकता हूं और उसकी पावर 1/3। भाई आपने देखिए रेडियस जो होती है बच्चों वो a की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होती है। उस बेसिस पर दोनों का रेशो ले लिया, 64 को मैंने 4 का क्यूब लिख दिया, 125 को 5 का क्यूब लिख दिया। अभी 3 कैंसल हो गया, अभी ये कैंसल हो गया बच्चों और ये कितना आ गया 6 अपॉन r2 इज इक्वल टू कितना बच्चों 4 अपॉन 5। ये 3 पावर में से जो था बच्चों वो कैंसल हो गया। अभी 6 1.5 टाइम्स आएगा और R2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1.5 इंटू 5 इज इक्वल टू बच्चों कितना 7.5 FM। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की रेडियस आ गई बच्चों, जो दूसरा वाला एलिमेंट आपसे बोला है ना उसकी न्यूक्लियस की रेडियस कितनी आ गई बच्चों 7.5 FM, 7.5 FM आ गई। अच्छा ये जो क्वेश्चन मैंने अभी ऐसे प्रोसीड किया, कुछ लोग इसको ऐसे प्रोसीड नहीं करते, कुछ लोग बोलते हैं सर देखिए 64 वाले की दे रखिए 125 वाले की पूछिए। सर आप एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट सर ये लगाइए r इक्वल टू r0 a की पावर 1/3। सर r0 की वैल्यू आपने कितनी बताई 1.3 और सर a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू होगी सर 125 की पावर 1/3 और सर ये 1.3 है और सर ये 5 की पावर 3 है की पावर 1/3 है। अभी 3 से 3 क्या हो गया सर कैंसल और 3 से 3 कैंसल बच्चों, तो ये सर 1.3 इंटू 5। सर ये 3 से 1/3 कैंसल हो जाएगा सर 1.3 इंटू 5 यानी कि सर ये 6.5 FM आएगा। सर ये कितना आएगा 6.5 FM। सर मैंने वीडियो को पॉज करके किया था और मैंने सर ऐसे कैलकुलेशन किया, सर ऐसे आंसर आया और सर आपने जो कैलकुलेशन करा सर वो ऐसा आंसर आया। दोनों में अब बहुत सारा अंतर है, कोई छोटा मोटा अंतर तो है नहीं भाई, दोनों में कोई छोटा मोटा अंतर हो तो समझ में आता है, इन दोनों में तो खूब बड़ा डिफरेंस है। दिस इज 7.5, दिस इज 6.5। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? वहां से आंसर अलग और यहां से आंसर अलग, तो उसके पीछे रीजन क्या बच्चों, उसके पीछे जो बेसिकली रीजन है अब वो ये है कि हमारे पास में एक्चुअली हमने क्या करा, जो R0 है वो आपने 1.3 लिया और मैंने कहा बच्चों दैट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बच्चों, और वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के कारण हमने 1.3 लेते हैं, पर प्रैक्टिकली वो 1.3 नहीं होता।
प्रैक्टिकली वो 1.3 हो जरूरी नहीं है बच्चों। किसी केस में आप किसी बुक्स में पाएंगे कि 1.29 है, कुछ लोग 1.4 भी लिख देते हो शायद से। सो दैट इज सिंपली बच्चों प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन। अदरवाइज जिसकी वैल्यू 1.3 है वो 1.4 भी हो सकती है, 1.2 भी हो सकती है। जैसे अगर मैं जो 64 वाला जो था बच्चों, जो 64 वाला दे रखा है उसके लिए इक्वेशन लगाकर देखिए, r इक्वल टू r0 a की पावर 1/3, r की वैल्यू 66 FM थी, ये r0 और a की वैल्यू अगर आप देखें बच्चों तो वो कितनी थी पहले केस में 64 और 64 की पावर 1/3। अब बच्चों 6 है, ये r0 है, ये 4 की पावर 3 है और उसकी पावर 1/3 है, 3 से 3 कैंसल। अभी आप देखिए इसमें r0 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, इसमें r0 की वैल्यू 1.5 आ गई। चेक कीजिए मैंने क्या करा, मैंने r की वैल्यू बच्चों r0 a की पावर 1/3 रखी, r की वैल्यू 6 है, ये r0 है, ये 4 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसल, आप ये 4 बचेगा। मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिखे दिया हूं, मैं आराम से कर देता हूं। ये लीजिए 6 इज इक्वल टू r0 इंटू 4 और इस तरीके से बच्चों r0 की वैल्यू कितनी आ रही है 1.5 FM। जबकि आपने अगर ये वाला कैलकुलेशन करके करा बच्चों तो आपने r0 की वैल्यू 1.3 ली थी, इसीलिए पंगा हुआ, इसीलिए पंगा हुआ बच्चों। मैंने आपसे कहा पहले कि ये एक अप्रोक्सीमेशन वाली बात है। संबडी में से 1.3 को 1.4, संबडी में से 1.29 में भी 1.35 में भी 1.5। हाँ, अब आपने यहां से r0 की वैल्यू 1.5 निकाल दी। अब आप यही काम दूसरे वाले के लिए करके देखिए, तो दूसरे वाले के लिए करके देखिए बच्चों r0 की वैल्यू 1.5 आ गई और दूसरे वाले का मास नंबर 125 है और उसकी पावर 1/3 है, तो 1.5 और बच्चों ये 5 की पावर 3 की पावर 1/3, तो बच्चों अब ये 3 से 3 कैंसल, 1.5 इंटू 5 विल गिव यू बच्चों 7.5। अभी आप देखिए बिल्कुल आंसर सही आ रहा है, वही का वही आ रहा है। तो यहां पर क्या था बच्चों, या तो आप ये रेशो लेके करते हैं तो आप देखिए, या फिर आप एक काम कीजिए 64 के लिए पहले r0 निकालिए और 64 के लिए r0 निकालने के बाद वही काम बच्चों आप वही जो r0 आपने वहां से निकाला वो r0 आप 125 वाले के रखिए और आपका काम हो जाएगा। यू कैन प्रोसीड इन दैट वे। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट r0 की वैल्यू बच्चों 1.3 लेंगे तो फिर वो दिक्कत है और कभी भी इसके लिए ऐसा करने से बचना। क्यों, उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। अगर 125 के लिए पूछते तो आप डायरेक्ट ही कर देते ना, फिर 64 का देने से मतलब क्या रह जाएगा। भेजा लगाइए जरा कि अगर आपसे सिंपली मैं 125 की बोलूं आप डायरेक्ट कर दीजिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने 27 वाला का बोला, आपने खट से कर दिया। मैं 125 वाले के लिए निकालना चाह रहा हूं, डायरेक्ट मेरा काम हो रहा है, फिर 64 को देने का औचित्य क्या रहा। देयर इज नो रीजन, देयर इज नो फ्रूटफुल रीजन कि वो 64 वाले के लिए दें। तो उन्होंने 64 वाले के लिए जो दी है बच्चों वो इसीलिए दी है बिकॉज या तो आप 64 वाले के लिए r0 निकाल लीजिए और वो जो वैल्यू आ गई बच्चों उस वैल्यू को आप दूसरे केस में रखिए तो आपके पास में आ जाएगा। या तो आप वैसा प्रोसीड कर लीजिए या फिर आप रेशो प्रोपोर्शन से कर लीजिए। रेशो प्रोपोर्शन से फायदा ये होगा कि जो r0 पहले वाले के केस में आएगा वही r0 दूसरे वाले के केस में आएगा, खटाखट कैंसिल हो जाएगा। भाई आप जब प्रोपोर्शन का साइन यहां हटाएंगे तो आप कांस्टेंट r0 लगाएंगे, अब वो r0 आप न्यूमरेटर में रखेंगे, वही r0 आप डिनोमिनेटर में रखेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। सो देयर इज नो रीजन कि हाँ हम r0 की वैल्यू निकालें। अदरवाइज या तो आप r0 की वैल्यू निकाल लीजिए उसे सेकंड वाले में रख दीजिए या आप डायरेक्ट रेशो ले लीजिए और इस तरीके से करेंगे तो फिर ये आंसर जो आएगा बच्चों वो 1.3 के हिसाब से आएगा। और जब क्वेश्चन बनाने वाला था उसने जब वैल्यूज को निकाल कर देखा तो उसको r0 की वैल्यू 1.3 नहीं मिली, उसको 1.5 मिली, इसलिए उसने क्वेश्चन उस हिसाब से बनाया। तो ये हमें ध्यान रखना है बच्चों। एक छोटी सी बात इसमें हम ये देखें बच्चों, अभी हमने ये बोला कि जो न्यूक्लियस है दैट इज अ स्फीयर, वो एक गोला है और गोला है बच्चों, उस स्फीयर की रेडियस क्या है ये अभी हम लोगों ने देखी। अब बच्चों मैं अगर न्यूक्लियस की डेंसिटी के बारे में बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस बच्चों, देखिए न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगी उस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक छोटी सी चीज हम देखें यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। वैसे मैं आपको बताऊं बच्चों, हम लोग यहाँ पर जो ये पढ़ रहे हैं ना ये सब हमको फिजिक्स में फिर पढ़ना है। मैंने आपसे कहा एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में आप लोग ये सब बारों में डील करेंगे। तो अभी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करो बच्चों, ये नाभिक का घनत्व। तो देखिए न्यूक्लियस जो है बच्चों दैट इज अ स्फीयर, एज्यूम टू बी अ स्फीयर। अब बच्चों यदि मैं इस न्यूक्लियस का वॉल्यूम देखूं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। भाई
अगर आपने उसको स्फेयर माना है तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये 4/3 ये पाई, और आर की वैल्यू कितनी बच्चों, r0 है, और फिर बच्चों a की पावर 1/3 है, और फिर बच्चों उस पूरे की पावर में 3 है। पिक्चर समझ में आई होगी बच्चों। 4/3 पाई और r की वैल्यू r0 a की पावर 1/3। अभी 3 से 3 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। अच्छा, पूरे का कैंसिल नहीं होगा, ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है बच्चों। एक सेकंड भाई, ये पाई और r की वैल्यू कितनी बच्चों, r0 a की पावर 1/3 की पावर 3, और ये हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई r0 की पावर 3 और a की पावर 1/3 और फिर उसकी पावर 3। r0 की पावर 3 है और a की पावर 1/3 की पावर 3 है, और 3 से 3 क्या हो गया बच्चों, कैंसल हो गया। तो दिस वुड बिकम 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a स्टैंड्स फॉर मास नंबर। ये ध्यान दे लीजिए बच्चों, अगर किसी को नहीं याद हो तो मैं बता दूं, a इज रिप्रेजेंटिंग मास नंबर। तो ये तो आ गया बच्चों उसका वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम। अभी एक्चुअली हमको डेंसिटी निकालनी है, हमें डेंसिटी निकालनी है बच्चों। तो डेंसिटी निकालने के लिए मैंने पहले वॉल्यूम निकाल दिया। अब बच्चों हम क्या करें, हम यहाँ पर देखिए ए क्या है, इसका मास नंबर। एक्चुअली में मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर, वो तो चलिए एक ही बात हो गई। आइदर आई से मास नंबर और आई से एटॉमिक मास नंबर, दे बोथ आर सेम। लेकिन जब मैं एटॉमिक मास के बारे में बोलता हूं तो एटॉमिक मास तो डिफरेंट होता है बच्चों। एटॉमिक मास क्या होता है, कार्बन 12 के मास का 1/12 मास का कितना गुना है, उसे हम बोला करते हैं बच्चों एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास। हम यहां पर एक बात मान लेते हैं कि जो मास नंबर है वही एटॉमिक मास है। एक्चुअली में प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं। ये हमेशा इंटीजर होगा और वो लगभग कभी भी इंटीजर नहीं होता। लगभग किसी केस में मिल जाए एक अलग बात है, अदरवाइज जनरली एटॉमिक मास इंटीजर नहीं होता। अब मैंने अगर मान लिया बच्चों कि अगर उसका मास नंबर a है तो मैं उसका एटॉमिक मास भी a मान लेता हूं। तो हम क्या मान लेते हैं बच्चों, हम ये मान लेते हैं कि जो उसका मास नंबर है वही उसका एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास कितना बच्चों उसका a, एटॉमिक मास कितना उसका a। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है बच्चों, मास ऑफ 1 मोल एटम्स। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 मोल एटम्स का मास। 1 मोल एटम्स का मास जो होता है बच्चों उसे हम बोला करते हैं A। मास ऑफ 1 मोल एटम्स कितना है, A है। मास ऑफ 1 मोल एटम्स मतलब कितना बच्चों, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। 1 मोल का मतलब होता है बच्चों एवोगैड्रो। एवोगैड्रो जिसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। तो मास ऑफ 1 मोल एटम्स कितना बच्चों, 1 मोल मतलब Na एटम्स। एवोगैड्रो नंबर जो होते हैं बच्चों उससे हम रिप्रेजेंट किया करते हैं भाई, ये एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो संख्या। जब मैं बोलता हूं 1 मोल मतलब इतना, वरना इससे 1 मोल तो मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ इतना। तो इतने एटम्स का मास है A। भाई आप बोल रहे हो उसका मास नंबर है, मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों डिफरेंट हैं, पर हम दोनों को सेम लेके चल रहे हैं। तो भाई एटॉमिक मास है मतलब 1 मोल एटम्स का मास है, मतलब इतने एटम्स का मास A। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास कितना होगा बच्चों, एक एटम का मास होगा A/Na। आई रिपीट दिस, Na इज रिप्रेजेंटिंग एवोगैड्रो नंबर विच इज आल्सो डिनोटेड बाय सिंबल N0। N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एटम का मास कितना बच्चों, A/Na। और एक्चुअली में अगर देखा जाए बच्चों तो एटम में न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के कंपैरिजन में बहुत हल्के होते हैं। अभी आपने देखा प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन तो बच्चों बहुत भारी है। अब एटम के मास में इलेक्ट्रॉन बेचारों का तो कुछ मास लगभग है ही नहीं। So what is the mass of atom is the mass of nucleus. What is the mass of atom is the mass of nucleus. So I can say this is mass of 1 nucleus. ये किसका मास है बच्चों, एक न्यूक्लियस का। एक न्यूक्लियस का मास कितना है, A/Na। भाई ये किसका मास आ गया, एक न्यूक्लियस का मास। दिस इज मास ऑफ 1 एटम, ये एक एटम का मास है। एज आई टोल्ड अर्लियर दैट इन कंपैरिजन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबली स्मॉल। सो व्हाट इज द मास ऑफ एटम इज द मास ऑफ न्यूक्लियस। तो बच्चों ये न्यूक्लियस का मास आ गया, ये न्यूक्लियस का मास आ गया। और दिस इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सो डेंसिटी,
डेंसिटी जो होगी बच्चों, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। और कोई भी सब्सटेंस हो, न्यूक्लियस क्या, किसी भी सब्सटेंस की अगर मैं डेंसिटी बोलूं बच्चों तो वो होती है मास ऑफ न्यूक्लियस। वो क्या होती है बच्चों, मास ऑफ न्यूक्लियस। और अपॉन में बच्चों वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। भाई कोई भी सब्सटेंस हो, सब्सटेंस की डेंसिटी जो होती है वो उसका मास और वॉल्यूम का रेशो होती है बच्चों। मास लीजिए और वॉल्यूम लीजिए, इन दोनों का रेशो। और डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते होंगे शायद। डेंसिटी को रो से या फिर डी से रिप्रेजेंट किया था, डी स्मॉल, डी कैपिटल डी, कुछ भी हो सकता है। तो अब मास ऑफ न्यूक्लियस कितना बच्चों, मास ऑफ न्यूक्लियस है A अपॉन Na। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या बच्चों, A अपॉन Na। और वॉल्यूम क्या बच्चों, अब वॉल्यूम है 4/3 पाई R0 क्यूब Na इंटू A, सॉरी R0 क्यूब इंटू A। भाई हमने डेंसिटी लिखनी है ना, तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी होगी मास ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का मास बच्चों A अपॉन Na। न्यूक्लियस का मास बच्चों क्या होगा, A अपॉन Na। और न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, 4/3 पाई R क्यूब A, यही कुछ होगा बच्चों। अभी यहां पर क्या होगा, यदि आप देखें तो ये A से A जो है बच्चों वो कैंसल हो गया। मैं एक बार फिर से समझाए दे रहा हूं। अब देखिए डेंसिटी, न्यूमरेटर में बच्चों मास, मास कितना है न्यूक्लियस का, A अपॉन Na। और वॉल्यूम कितना बच्चों, 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू कितना था बच्चों A। ये लीजिए, अभी इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है, A से A कैंसिल। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, अब ये जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में बच्चों दैट गोज अपसाइड, दैट गोज अपसाइड। तो बच्चों ये हो जाएगा 3/4 पाई और Na और क्या बच्चों R0 का क्यूब। ये आ गया बच्चों, ये हमारे पास में आ गया। भाई ये न्यूमरेटर में आ चुका बच्चों 3/4 पाई R0 क्यूब इंटू Na। भाई ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना। नाउ यू सी दिस इंटायर एक्सप्रेशन, भाई ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आई है। 3 एक कांस्टेंट नंबर है। भाई आपके घर पे, मेरे घर पे किसी से भी पूछेंगे तो वो 3 ही बोलेगा इसको। अब 4 भी एक कांस्टेंट नंबर है, अब पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है, एवोगाड्रो नंबर भी एक कांस्टेंट नंबर है, और R0 जिसकी वैल्यू 1.3 FM लगभग ली जाती है बच्चों वो भी कांस्टेंट है। सो दिस एंटायर एक्सप्रेशन एज यू कैन सी इज अ कांस्टेंट नंबर। भाई 3 कांस्टेंट है या नहीं है, आपके घर पे, मेरे घर पे सब उसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, इसको पाई बोलेंगे। भाई हो सकता है कोई साइंस स्ट्रीम का नहीं हो तो उसको पता नहीं हो Na क्या है, लेकिन जो भी है वो कांस्टेंट तो है ना, और R0 भी कांस्टेंट है। सो वी कैन सी बच्चों दिस डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये कांस्टेंट क्वांटिटी बच्चों, और यहां जब सारी वैल्यूज आप रखेंगे तो कितनी आएगी मैं बताता हूं, जरा देखिए। ये डेंसिटी न्यूमरेटर में बच्चों, अभी डिनोमिनेटर में 4, पाई की वैल्यू 3.142, पाई की वैल्यू 3.142, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी बच्चों, 6.02 इंटू 10⁻23। और बच्चों एवोगाड्रो नंबर जिसकी वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻⁻15 ली जाती है बच्चों, ये लीजिए। और न्यूमरेटर में 3। अब आप देखो ना, यहां जितने भी टर्म्स हैं बच्चों दे ऑल आर एब्सोल्युटली कांस्टेंट। 3 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और एवोगाड्रो नंबर भी कांस्टेंट है, और R0 भी कांस्टेंट है। भाई सभी कुछ यहाँ पर कांस्टेंट है ना। तो ये जो पूरा रेशो आएगा, दैट एंटायर रेशो वुड बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी बच्चों। एंड व्हेन यू सॉल्व दीज क्वांटिटीज टुगेदर, जब आप इसको पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे बच्चों, देन यू विल फाइंड ये जो डेंसिटी आएगी बच्चों, ये लगभग 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगी बच्चों। दिस डेंसिटी वुड बी फाउंड एज 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी डेंसिटी होती है। मैंने जस्ट टेंटेटिव अप्रोक्सीमेशन में लिखा है बच्चों, एग्जैक्ट कितनी होगी वो आप छोड़ दीजिए, ऑर्डर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, दैट यू कैन सी 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और बच्चों यदि मैं इसे ग्राम में निकालूंगा, देन आई वुड से दिस इज 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी आएगी बच्चों, 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान दीजिए, यहां जब कई लोग, जब मैं करता हूं तो बोलते हैं अरे सर केजी को ग्राम में चेंज करोगे सर तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करोगे।
केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ तो आपने डिवाइड कर दिया। अगर आप ऐसा सोचते हैं बच्चों तो भाई बहुत सही बात सोचते हैं, लेकिन आप एक बात देखिए, मैंने केवल केजी को मैंने ग्राम में चेंज नहीं किया बच्चों, मैंने मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज किया है। और जब मैं केजी को ग्राम में चेंज करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन जब बच्चों मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तब भी तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं लिखे देता हूं, ये देखिए बच्चों, ये डेंसिटी, अभी ये डेंसिटी कितना 10 टू द पावर 17, और केजी मतलब कितना बच्चों 1000 ग्राम, और ये कितना बच्चों 100 सेंटीमीटर, और उसका क्यूब करेंगे ना, उसका क्यूब करेंगे तो ये 2 जीरो है, फिर ये 3 जीरो, मतलब 6 बार जीरो हो जाएंगे। तो ये देखिए दिस इज 10 टू द पावर 17 इंटू ये 1000 है बच्चों, और ये नीचे डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर 6, क्योंकि ये 2 जीरो का क्यूब मतलब 6 जीरो। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों अब आप देखेंगे तो ये 3 जीरो से 3 जीरो चली जाएंगी, तो यहाँ पर 3 जीरो बचेंगी, और उससे बच्चों दिस वुड बिकम 10 टू द पावर 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है आप देखें वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। वाटर की डेंसिटी होती है 1 kg पर मीटर क्यूब, वाटर से बच्चों 10 टू द पावर 17 टाइम्स, मतलब एक के बाद में 17 बार जीरो, इतना गुना भारी होता है बच्चों न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का अगर मैं इतना सा पीस भी अगर उठा लूँ बच्चों, इतना सा पीस जो आप देख पा रहे होंगे शायद संभवतः भाई, अगर मैं इतना सा पीस भी उठा लूं तो मुझसे वो उठेगा नहीं, एक अच्छी बड़ी सी क्रेन भी शायद उसको नहीं उठा पाए, इतना भारी होता है न्यूक्लियस। पर एक्चुअली में आप बोलते हैं कि सर ये मैंने अब इसे उठाया तो सर तो एटम तो उठाए ना, न्यूक्लियस तो उठाए ना, फिर मैंने कैसे उठा लिया। तो बच्चों हम केवल न्यूक्लियस को नहीं उठाते, हम पूरे एटम को उठाते हैं, हम पूरे एटम को उठाते हैं बच्चों। और एटम में भी आगे आप चल के देखेंगे कि एटम में बहुत सारा स्पेस ऐसा होता है बच्चों जो खाली पड़ा है, जो बिल्कुल रिक्त स्थान पड़ा है। आप सीधी सीधी एग्जांपल के तौर पर बताता हूं बच्चों मैं आपको, आप 1 kg आयरन लीजिए और 1 kg कॉटन लीजिए। आपने 1 किलोग्राम रुई उठाई और 1 किलोग्राम आपने लोहा उठाया, आपको दोनों 1 kg के, लेकिन आपको रुई उठाना आसान लगता है बच्चों, कॉप और आयरन उठाना भारी, क्योंकि आयरन भारी, आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है, और कॉटन हल्का फुल्का है, हवा भरी है बहुत सारी बीच में। ऐसे ही एटम में, एटम में बच्चों बहुत सारी स्पेस ऐसी है जो खाली पड़ा, जो एयर है, इसीलिए बच्चों हम एटम को उठा पाते हैं। अदरवाइज हम तो बहुत छोटी सी बात हो गई बच्चों, मैंने जो आपको बोला ना, एक बड़ी सी क्रेन भी अगर आ जाए तो शायद वो एटम को नहीं आपके न्यूक्लियस को नहीं उठा पाएगी। इन कंपैरिजन ऑफ एटम बच्चों न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, ये भी हम देखेंगे। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं बच्चों, देखिए ये जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आई है दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, एंड यू कैन सी दिस डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं कर रही, इस फार्मूले में कहीं पर भी एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है बिल्कुल नहीं। और अगर कोई क्वांटिटी बच्चों किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती तो हम पावर 0 लगाया करते हैं, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, भविष्य में आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगा। सिंस दिस डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड दिस डेंसिटी इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ये डेंसिटी बच्चों ना तो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रही है ना ही मास नंबर पर, बट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, मास नंबर डिफरेंट होंगे। हाइड्रोजन का कुछ, लिथियम का कुछ, बेरिलियम का कुछ, कार्बन का कुछ, यूरेनियम का कुछ। ऑफ कोर्स छोटा एटम होगा उसका, अगर मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करूं तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस छोटा है, बेरिलियम का बड़ा है, यूरेनियम का और बड़ा है, उनके साइजेस अलग अलग हैं, लेकिन डेंसिटी बच्चों जो कोई नाभिक लीजिए, आप हाइड्रोजन को लीजिए, कार्बन को लीजिए, ऑक्सीजन को लीजिए, हेलोजन को लीजिए, आप यूरेनियम को लीजिए, सबकी डेंसिटी सेम आएगी। ऑफ कोर्स मैं फिर बोल रहा हूं, जो रेडियस होती है बच्चों वो मास नंबर पर डिपेंड कर रही है, रेडियस मास नंबर पर डिपेंड कर रही है। हमने बोला ना 1 की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो जो डेंसिटी बच्चों दैट यू कैन सी इज सिंपली अ कांस्टेंट नंबर, वो पूरी तरह से बच्चों कांस्टेंट नंबर है, ना तो वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रही है और ना ही मास नंबर पर। तो ये बच्चों को छोटी छोटी सी बातें अभी हम लोगों ने हमने जो है एक एटम के बारे में पढ़ी, अभी हमको काफी सारी और बातें बच्चों इस चैप्टर में पढ़नी है।